कहानी की शुरुआत एक भीड़ भाड़ वाली सड़क से होती है, जहां नश्वर लोग इमॉर्टैलिटी पाने के लिए बेताब हैं। ये फर्स्ट डिसाइपल रिक्रूटमेंट का मौका है और हम एक नौजवान को देखते हैं जो रोजाना लाइन में इंतजार करता है। अजीब बात यह है कि जब भी वो लाइन के बिल्कुल करीब पहुंचता है, अपनी जगह छोड़ देता है। व्यवस्था संभालने वाले इमॉर्टल को उसका यह व्यवहार काफी अजीब और संदेहास्पद लगता है। आखिर में वो इमॉर्टल उसके पास जाता है और कहता है कि वो इस लड़के को 3 दिनों से लगातार देख रहा है, पर वो हर बार इसी वक्त वापस चला जाता है। वो उससे पूछता है कि क्या कोई बहुत जरूरी काम है। एक इमॉर्टल के सवाल के सामने वो लड़का, जिसे हम वानिन कहेंगे, सच छिपाने की हिम्मत नहीं करता। वो बताता है कि उसके ग्रैंडफादर बिस्तर पे हैं और उन्हें करवट दिलाने के लिए उसे हर थोड़े अंतराल पर घर लौटना पड़ता है। उसे डर है कि अगर वो देर से पहुंचा तो उसके ग्रैंडफादर को तकलीफ होगी। ये सुनकर इमॉर्टल के मन में उसके लिए एक सम्मान जागता है और वो मुस्कुराकर कहता है कि अगर लाइन बहुत धीमी है तो वो अभी उसके स्पिरिचुअल रूट्स का टेस्ट ले सकता है। हालांकि यह प्रक्रिया थोड़ी दर्दनाक हो सकती है। वानिन पहले तो बहुत खुश होता है, लेकिन उसकी मुस्कान जल्द ही गायब हो जाती है। वो इमॉर्टल का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन अपनी एक फिक्र जाहिर करता है। उसने सुना है कि एक बार स्पिरिचुअल रूट्स का पता चल जाने के बाद इंसान को सेक्ट में अभ्यास के लिए ले जाया जाता है और कई सालों तक घर लौटने का मौका नहीं मिलता। अगर वो सेक्ट चला गया तो पीछे कोई नहीं बचेगा। वो अपना सिर झुकाता है और वापस अपने घर की राह पकड़ लेता है। गहराई में वो एक ताकतवर इमॉर्टल बनने का सपना देखता है, लेकिन अपने ग्रैंडफादर के बारे में सोचकर उसे वहां बिताया हर पल एक धोखे जैसा लगता है और इसीलिए वो वहां से चले जाने का फैसला करता है। इधर घर पहुंचकर वो बड़ी कुशलता से अपने ग्रैंडफादर को करवट दिलाने में मदद करता है और उन्हें पानी पिलाता है। पानी पीने के बाद ग्रैंडफादर चैन की सांस लेते हैं। जैसे ही वानिन उन्हें वापस लेटने में मदद करता है, बूढ़ा आदमी अचानक बोल पड़ता है। वो पूछता है कि आखिर कौन सा स्पिरिचुअल रूट मिला। वो काफी सहज होकर पूछता है ताकि लड़के पर कोई दबाव न पड़े, लेकिन वानिन झूठ बोल देता है। ये झूठ सिर्फ इसलिए था ताकि वो रुक सके और उनकी देखभाल कर सके। वो दावा करता है कि इमॉर्टल को कोई स्पिरिचुअल रूट्स नहीं मिले, लेकिन तभी उसके ग्रैंडफादर के चेहरे के भाव अचानक बदल जाते हैं। वो गुस्से में दहाड़ते हुए उसे मूर्ख कहते हैं कि उसने झूठ बोलने की हिम्मत कैसे की। वो खुलासा करते हैं कि जब सालों पहले उन्हें ये लड़का मिला था तो उन्होंने अपनी आखिरी शक्ति का इस्तेमाल करके इसके शरीर की जांच की थी। उन्हें पक्का पता है कि इस लड़के में टैलेंट है। इस गुस्से से एक छिपा हुआ सच सामने आता है। ग्रैंडफादर खुद कभी एक कल्टिवेटर थे। उन्होंने एक फॉरबिडन टेक्निक चुराई थी, जिसकी वजह से उनकी कल्टिवेशन छीन ली गई और वो भागकर टोंडियन माउंटेन्स आ गए, जहां उन्हें एक नवजात बच्चा मिला। 10 सालों से उनकी चोटें और खराब होती गईं और उनका शरीर गलने लगा। वो सिर्फ इस लड़के की सेवा की वजह से जिंदा थे। बूढ़ा आदमी जोर जोर से खांसने लगता है और उसका चेहरा बैगनी पड़ जाता है। वानिन दौड़कर उनकी पीठ थपथपाता है ताकि वो सांस ले सकें। ठीक होने के बाद वो लड़के की ओर ध्यान से देखते हैं। वो पूछते हैं कि उसने टेस्ट क्यों नहीं दिया, क्या किसी ने उसे परेशान किया। वानिन काफी देर तक चुप रहता है। आखिर में वो सच बोल देता है, अगर उसे सेक्ट ने चुन लिया होता तो उसके ग्रैंडफादर की देखभाल के लिए कोई न बचता। जब वो बोलता है तो उसकी नज़रें बहुत मजबूत होती हैं, जैसे परिवार के सामने जिंदगी का ये सुनहरा मौका भी बेकार हो। ग्रैंडफादर सिसकारी भरते हैं और दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। दोनों के बीच एक तनाव भरा सन्नाटा छा जाता है। पूरा कमरा एक डरावनी खामोशी में डूब जाता है। आखिर में ग्रैंडफादर चुप्पी तोड़ते हैं। उनकी आवाज़ थकी हुई है जब वो उस लड़के से, जिसे वो जीन कहते हैं, खाना बनाने को कहते हैं। जीन तुरंत जंगली सब्जियां धोने के लिए उठ जाता है। जब वो काम कर रहा होता है तो उसके ग्रैंडफादर अपनी इस गरीबी वाली जिंदगी से तंग आ चुके लगते हैं। वो जीन से कहते हैं कि उनकी पुरानी हड्डियां बिना कुछ अच्छा खाए ज्यादा दिन नहीं टिकेंगी और उसे अपनी जेब चिकन काटने का आदेश देते हैं। जीन के हाथ रुक जाते हैं। वो मुर्गी महीनों के राशन बचाकर खरीदी गई थी ताकि सर्दियों में अंडे मिल सकें। सच तो यह है कि उसके बिना कड़कड़ाती ठंड में जिंदा रहना नामुमकिन लगता है। वो उम्मीद की किरण के साथ पूछता है, क्या मुर्गी खाने से आपकी बीमारी सच में ठीक हो जाएगी। बूढ़ा आदमी बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ में सिर हिला देता है। ग्रैंडफादर के भरपेट खाने के बाद जीन बचा हुआ मांस एक कटोरे में कल के लिए रख देता है। खुद के लिए वो बहुत कम में गुजारा करने का फैसला करता है। वो बस बचा हुआ शोरबा और पतीले के नीचे चिपकी सब्जियां खाता है। ग्रैंडफादर ये सब चुपचाप देखते हैं। उनके चेहरे के भाव समझ पाना मुश्किल है। अचानक वो बहुत ही डरावनी शांति के साथ बोलते हैं और जीन को बचा हुआ मांस खाने को कहते हैं। लड़का तुरंत मना कर देता है। वो इसके बारे में सोचता भी नहीं है। उसे अपने ग्रैंडफादर के ठीक होने की चिंता है, लेकिन बूढ़ा आदमी बस एक खोखली हंसी हंसता है। वो मानता है कि वो झूठ बोल रहा, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। वो महसूस कर सकता है कि उसका अंत करीब है। इससे पहले कि जीन कुछ समझ पाता, वो अपनी बात जारी रखते हैं कि एक बार जब वो चले जाएंगे और मुर्गी खत्म हो जाएगी तो लड़का अकेला सर्दियों में जिंदा नहीं बच पाएगा। उसकी इकलौती उम्मीद जुआ सेक्ट है। जीन चिल्लाता है और उनका साथ छोड़ने से मना कर देता है। उसके मासूम चेहरे पर अपनी उम्र से कहीं ज्यादा जिद नजर आ रही है। ग्रैंडफादर एक आ भरते हैं, उसे एक नाज समझ बच्चा कहते हैं और कहते हैं कि आखिरकार उनका समय आ गया है। वो लड़के से अपने कपड़े के बटन खोलने को कहते हैं। उनके कहे अनुसार जीन पुराने फटे कपड़ों की परतें हटाता है तो उसे बूढ़े आदमी के सीने से कसी हुई एक मोटी किताब मिलती है। वो किताब निकालता है और उसके पन्ने पलटता है, पर पन्ने बिल्कुल खाली हैं।
उसका कवर जेड से बना है, फिर भी उस पर कोई नाम नहीं है। जीन पूछता है कि ये क्या है। ग्रैंडफादर जिंदगी की मुश्किलों से भरी आज में आग भरते हुए स्वीकार करते हैं कि उनकी पूरी जिंदगी इसी चीज की वजह से बर्बाद हो गई। वो लड़के को चेतावनी देते हैं कि इस किताब को छिपा कर रखे और कभी किसी को इसे ढूंढने न दे। उन्हें फिर से खांसी का दौरा पड़ता है और जैसे ही वो शांत होते हैं उनकी आंखों की चमक होने लगती है, उनकी नजरें भटकने लगती हैं और आवाज मध्यम हो जाती है। वो जीन से कहते हैं कि वो जा रहे हैं और अब से लड़के को अपना रास्ता खुद तय करना होगा। वो कहते हैं, याद रखना, एक साधारण आदमी निर्दोष होता है, लेकिन खजाना पास होने पर वो अपराधी बन जाता है। जीन रोते हुए सिर हिलाता है और इन शब्दों को दिल पर लिख लेता है। आखिरकार बूढ़ा आदमी अपनी बची कुची ताकत समेटकर अपने पोते को आखिरी बार गहराई से देखता है। वो एक आखिरी सलाह देते हैं, अगर इंसान अपने बारे में नहीं सोचता तो आसमान और जमीन उसे तबाह कर देंगे। वो बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। जैसे ही शब्द शांत होते हैं वो आखिरकार सुकून में लगते हैं और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, फिर कभी ना हिलने के लिए। जीन बिस्तर के पास ढह जाता है और पूरी रात जार जार रोता रहता है। अगली सुबह भोर होते ही हम उसे अपने ग्रैंडफादर की कब्र के सामने 3 बार झुकते हुए देखते हैं। फिर वो अपना थोड़ा बहुत सामान बांधता है। वो इकलौता घर छोड़ देता है जिसे उसने कभी जाना था। उसे कल्टीवेशन के रास्ते पर चलना ही होगा, क्योंकि यही उसके ग्रैंडफादर की आखिरी इच्छा थी। आज सेक्स के शिष्यों को भर्ती करने का आखिरी दिन है। वो जल्दी पहुंच जाता है, लेकिन मेयर के घर के बाहर का आंगन पहले से ही भरा हुआ है। भीड़ के बीच श्यान नाम की एक लड़की उसे देख लेती है। आज बाकी सब अपने बैग लिए हुए थे और उनके माता पिता गर्व से मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने जाहिर तौर पर टेस्ट पास कर लिया था। हम उसे ये पूछने के लिए जाते हुए देखते हैं कि उन्हें किस तरह का स्पिरिट मिला है। श्यान अपनी ठुड्डी थोड़ी ऊपर उठाती है और खुशी से चमकते हुए जवाब देती है कि उसके पास हाई ग्रेड सिंगल एट्रीब्यूट रूट है। इमॉर्टल ने कहा है कि वो एक इनर डिसाइपल बन सकती है। जीन उसे तहे दिल से बधाई देता है, वो उसके लिए वाकई खुश है। तभी मेयर के दरवाजे खुलते हैं और वहां श्वानजी बाहर आता है, वही इमॉर्टल जिसने कल उसे टेस्ट का ऑफर दिया था। श्वानजी उसे तुरंत पहचान लेता है और थोड़ा हैरान दिखता है। जीन समझाता है कि अब उसके ग्रैंडफादर को उसकी देखभाल की जरूरत नहीं है, इसलिए वो अपनी किस्मत आजमाने आया है। बिना कुछ और पूछे श्वानजी उसे अंदर ले जाता है। मेन हॉल में एक आंखों पर पट्टी बांधा हुआ आदमी मेज पर शांति से बैठा है। ये वोइन है जो श्वानजी का सीनियर ब्रदर है। जीन आगे बढ़ता है और सावधानी से बैठ जाता है। वोइन उसकी मौजूदगी महसूस करता है और बिना किसी भावना के उसे अपना हाथ मेज पर रखने को कहता है। जैसे ही जीन बात मानता है, पट्टी बांधा हुआ आदमी अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाकर लड़के की कलाई पर रख देता है। अचानक बर्फीली ऊर्जा की एक लहर जीन की मेरिडियंस में दौड़ जाती है। बाहर श्यान के माता पिता उसे धक्का दे रहे हैं कि अंदर जाकर देखे कि क्या जीन के पास वाकई कोई स्पिरिट रूट है। जैसे ही वो कमरे में दाखिल होती है, वोइन अपना हाथ हटा लेता है। वो बधाई देते हुए कहता है कि लड़के के पास वाकई एक स्पिरिट रूट है। यह सुनकर जीन के दिल का बोझ आखिर उतर जाता है। उसके ग्रैंडफादर ने उससे झूठ नहीं बोला था। हालांकि उसके बाद जो शब्द आए वो उसके सिर पर बर्फ जैसा ठंडा पानी डालने के बराबर थे। बदकिस्मती से उसका रूट एक 5 एलिमेंट मिक्स्ड रूट है, जो टैलेंट की सबसे निचली श्रेणी है। भविष्य में वो शायद कभी ची रिफाइनिंग के पहले लेवल से आगे नहीं बढ़ पाएगा। जीन का चेहरा तुरंत पीला पड़ जाता है। वो खुद से बढ़वाते हुए पूछता है, क्या मेरा टैलेंट वाकई इतना खराब है? वो इन उसे टोकते हुए कहता है, ये सिर्फ खराब नहीं बल्कि सबसे बेकार है। वो 50 सालों तक सिर्फ एक लेबरर डिसाइपल के रूप में काम कर सकता है, उसके बाद ही उसे जाने की इजाजत मिलेगी। वो इन पूछता है कि जब तक वो कल्टीवेशन कर सकता है क्या वो तैयार है? जीन बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब देता है कि वो तैयार है। उसे बाहर इंतजार करने को कहा जाता है और वो सम्मान के साथ झुकता है। वो मुड़ता है और मेन हॉल से बाहर निकल जाता है। उधर आंगन में पहुंचते ही वो शियान को देखता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसे पीछे हट जाती है जैसे उसने भी घिनौनी चीज देख ली हो। वो अपने माता पिता के पीछे छिप जाती है। शियान की माँ उसे एक तरफ खींचती है, उनके चेहरे पर एक बनफती मुस्कान है और वो कहती है कि भले ही वो और शियान अब इमॉर्टल बन गए हैं, लेकिन वो एक लेबरर है और शियान एक इनर डिसाइपल, और यह अंतर जमीन आसमान जैसा है। जीन पूछता है कि उनके कहने का क्या मतलब है। उसे पहले से ही कुछ बुरा होने का एहसास हो रहा है। वो औरत और उसका पति एक दूसरे को देखते हैं और आखिरकार अपना असली इरादा बताते हैं। वो उसे याद दिलाती है कि कभी उसके ग्रैंडफादर ने शियान के ग्रैंडफादर की जान बचाई थी और दोनों बुजुर्गों ने शादी का रिश्ता तय किया था, लेकिन अब उनकी नई हैसियत को देखते हुए वो सुझाव देती है कि इसे भूल जाना ही बेहतर है। जीन की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ जाती है। वो सहज रूप से शियान की ओर देखता है, वही लड़की जिसके साथ वो बड़ा हुआ था। उसे सदमा लगता है जब वो देखता है कि उसकी आंखों में सिर्फ नफरत भरी है। ये एक कड़वा सच है और वो नफरत उसे अंदर तक काट देती है। बिना एक शब्द कहे वो अपने बैग में हाथ डालता है और शादी का वो कॉन्ट्रैक्ट निकालता है जिसे उसने सालों से संभाल कर रखा था। सबके सामने वो उसे एक झटके के साथ फाड़कर 2 टुकड़े कर देता है। इस हरकत से शियान का चेहरा गुस्से या शर्म से लाल हो जाता है। वो उसे ठंडी आवाज में चेतावनी देती है कि एक बार सेक्ट पहुंचने के बाद वो कभी उनके गुजरे हुए कल का जिक्र न करे। जरा सोचिए, वो एहसान फरामोश तो थी ही, साथ ही उसे धमकी भी दे रही थी। वो उसे घूरता है और दांत पीसते हुए कुछ शब्द कहता है, तुमसे मुझे घिन आती है।
फिर वो मुड़कर चला जाता है। उसके ग्रैंडफादर चले गए और अब उसकी सगाई भी टूट गई। अब उसके पास आगे के रास्ते के अलावा कुछ नहीं था। उसे बताया जाता है कि उसे श्वानजी को सीनियर ब्रदर कहना है और वुएन भी वही है। जीन दंग रह जाता है। ये दो शानदार दिखने वाले इमॉर्टल्स भी सिर्फ लेबरर्स हैं। वो जल्दी से सीनियर ब्रदर श्वानजी के सामने झुकता है और इस तरह वो उनके साथ पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ता है। इसी यात्रा के दौरान उसे उनके बीच की असली दूरी समझ में आती है। शियन और दूसरे इनर डिसाइपल्स एक विशाल जानवर द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी में आराम से बैठे हैं। वहीं दूसरी ओर लेबरर्स को उनके पीछे पैदल चलना पड़ता है। पहाड़ों के बीच 800 मील का सफर तय करना पड़ता है। दरवाजे में कदम रखने से पहले ही यह भेदभाव साफ नजर आ रहा था। उसे आखिरकार समझ आ गया कि शियान का परिवार सगाई क्यों तोड़ना चाहता था। लेकिन गाड़ी से ज्यादा उसे सीनियर ब्रदर वेन से जलन होती है। आंखों पर पट्टी बंधी होने के बावजूद वेन एक फ्लाइंग सोट पर हवा में तैरते हुए चलते हैं। जीन की नजरों में एक असली इमॉर्टल ऐसा ही होना चाहिए। 1 महीने से ज्यादा की पैदल यात्रा के बाद वे आखिरकार जुआ सेक्ट पहुंचते हैं। जैसे ही वे अंदर दाखिल होते हैं, इनर और आउटर डिसाइपल्स को एल्डर्स तुरंत अपने साथ ले जाते हैं। हालांकि जीन को शाओ नाम के एक दूसरे लड़के के साथ छोड़ दिया जाता है, जहां वो इंतजार करते हैं कि इस विशाल नई दुनिया में एक मामूली लेबरर डिसाइपल की जगह कहाँ है। जीन और उसके गांव के साथी हाविन को श्वानजी द्वारा लेबरर्स हॉल ले जाया जाता है, जहां हॉल मास्टर उन दोनों को एक बेसिक मैनुअल और एक ची इंड्यूसिंग पिल थमा देता है। उन्हें मैनेजर वॉन्ग के पास भेज दिया जाता है, जो उन्हें लकड़ी काटने वाले शेड के आंगन में ले जाता है। यह जगह अल्केमी पीक को ईंधन पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। एक को लकड़ी काटनी होगी और दूसरे को उसे फाड़ना होगा, जिसका रोजाना का कोटा 100 पाउंड है। मैनेजर वॉन्ग रूखेपन से उन्हें अपनी पसंद चुनने को कहता है। बिना दोबारा सोचे हाविन लकड़ी फाड़ने का आसान काम चुन लेता है, जिससे जीन के हिस्से में लकड़ी काटने की भारी मेहनत आती है। जाहिर है पहले महीने में कोई सजा नहीं है, लेकिन उसके बाद नाकाम होने का मतलब कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स का नुकसान या शारीरिक दंड होगा। दोनों लड़के तुरंत अपनी सहमति दे देते हैं। जैसे ही रात होती है, जीन अपने कमरे में अकेला होता है। वो अपनी कीमती ची इंड्यूसिंग पिल को बिस्तर के नीचे छुपा देता है और फिर उस रहस्यमय नेमलेस स्क्रोल को निकालता है। उसने इसे 1 महीने से अपने शरीर से बांध कर रखा था और इसके सख्त जेड कवर ने उसकी खाल छील दी थी। सच कहूं तो ये एक चमत्कार ही था कि उसने इसे खोया नहीं। उसके ग्रैंडफादर ने उसे इसे छिपाकर रखने को कहा था, लेकिन इसका मकसद कभी नहीं बताया। फिलहाल इसे एक तरफ रखते हुए वो मैनुअल उठाता है और शुरुआत करने के लिए तैयार होता है। चौकड़ी मारकर बैठते हुए वो अपनी आंखें बंद करता है और दुनिया की स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस करने की कोशिश करता है, ताकि वो उसे अपने शरीर के अंदर खींच सके, जैसा कि मैनुअल में बताया गया है। लेकिन ये उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा मुश्किल साबित होता है। पूरी रात की मेहनत के बाद भी जब कोई सुधार नहीं होता, तो दरवाजे पर जोरदार दस्तक उसे चौंका देती है। एक गंदी दाढ़ी वाला आदमी वहां खड़ा है और उसकी ओर एक लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी उछालता है। यह शर्मिंग है और उसे पहाड़ पर जीन का गाइड बनना है। रास्ते में शर्मिंग जहरीले पौधों और खाने लायक फलों के बारे में बताता है। जीन उसे बार बार थैंक्स कहता है। उसे लगता है कि उसे एक बहुत ही दयालु सीनियर ब्रदर मिल गया है, या कम से कम वो ऐसा ही सोचता है। लेकिन वहां पहुंचते ही उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। शर्मिंग एक घने चिंगडाओ ट्री की तरफ इशारा करता है और उसे लकड़ी काटने का हुक्म देता है। जीन अपनी पूरी ताकत से वार करता है, लेकिन ब्लेड टकराकर वापस आ जाता है। उसके हाथ सुन्न पड़ जाते हैं और पेड़ के तने पर एक खरोच तक नहीं आती। शर्मा ये सब देख रहा है और गहरी निराशा में अपना सिर हिलाता है। बेसब्री में वो जीन को एक तरफ धकेलता है, अपनी हथेलियों पर थूकता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक ही जोरदार वार में झोंक देता है, जिससे पेड़ लगभग कट ही जाता है। वो जीन को ऑर्डर देता है कि वो अपने नाइफ से सिर्फ इसकी छाल निकाले और कहता है कि ये एक पेड़ उसके 2 दिन के कोटा के लिए काफी होगा। जैसे ही जीन बेबसी में उस छाल को निकालने की कोशिश करता है, शेरिंग उसे नफरत भरी नजरों से देखता है और कहता है कि इस रफ्तार से तो ये लड़का अपना काम कभी खत्म नहीं कर पाएगा। फिर एक झूठी मुस्कान के साथ वो एक प्रपोजल रखता है। अगर जीन अपनी ची इंड्यूसिंग पिल उसे दे दे तो शेरिंग सारा भारी काम खुद कर देगा। अब जाकर जीन का दिल बैठ जाता है, क्योंकि उसे उस आदमी के असली इरादे समझ आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि लालच इस इमॉर्टल सेक्ट के छोटे मजदूरों में भी भरा हुआ है। वो शेरिंग से कहता है कि बिना उस पिल के वो कल्टिवेट नहीं कर पाएगा, और एक बार जब उसने अपनी ताकत हासिल कर ली तो उसे अपने सीनियर ब्रदर को और परेशान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीन मना करने के लिए कोई बहाना सोच ही रहा होता है कि तभी शेरिंग का चेहरा गुस्से से काला पड़ जाता है। बिना एक शब्द कहे वो पागलों की तरह उस चिंगडाओ ट्री पर वार करने लगता है। उन वारों की ताकत इतनी ज्यादा है कि जीन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और लकड़ी के टुकड़े ओलों की तरह उस पर गिरने लगते हैं। ये साफ है कि वो आदमी जानबूझकर ऐसा कर रहा है। जब आखिरकार वो काफी लकड़ी जमा कर लेते हैं तो शर्मन सिर्फ चढ़ाई के वक्त ही उसकी मदद करता है। बाकी पूरे रास्ते जीन को वो भारी व्हील बैरो अकेले ही धकेलना पड़ता है। उस इनकार के बाद से सीनियर का बर्ताव पूरी तरह से जुल्म में बदल गया है। जब तक जेन अपने शेड में वापस पहुंचता है, उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसका शरीर टूट रहा हो। वो देखता है कि शाओइन अभी भी आंगन में बैठा हुआ है और उसकी लकड़ी फाड़ने का काम अभी भी अधूरा है। जब जीन उसकी मदद के लिए पास जाता है तो उस छोटे बच्चे का दबा हुआ गुस्सा आंसुओं के रूप में फूट पड़ता है।
वो जीन का नाम पुकारते हुए अपनी एक्स छोड़ देता है और अपने छोटे छोटे हाथ आगे बढ़ाता है। वो गहरे और फटे हुए छालों से भरे हुए हैं और कुछ छालों से तो सुनहरा फ्लूइड भी निकल रहा है। ये देखकर जीन का दिल दहल जाता है। ऐसा लगता है कि लकड़ी फाड़ना उसे काटने से भी ज्यादा दर्दनाक है। और इसी के साथ हमारे इन दो नए मजदूरों का पहला दिन खत्म होता है। अपना काम खत्म करने के बाद उन्हें आवारा कुत्तों जैसी भूख लगी है और वो सीधा मेज पर गिर पड़ते हैं। मैनेजर वोंग खुद खाना परोसते हैं और मीट से भरी मेज देखकर उनके मुंह में पानी आ जाता है। वो खाने के लिए किसी इशारे का इंतजार भी नहीं करते। जीन और शायन की चॉपस्टिक्स इतनी तेज चलती हैं कि सब कुछ पलक झपकते ही गायब होने लगता है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वो प्लेट्स भी निकल जाएंगे। ये वाकई एक बेबसी भरा नजारा है। उन्हें लगा था कि खाने के लिए कोई जंग होगी, लेकिन जब वो नजर उठाकर देखते हैं तो बाकी सीनियर ब्रदर्स बहुत ही आराम और शांति से खाना खा रहे हैं और कुछ तो सिर्फ चंदे वाले खाकर ही चले जाते हैं। मैनेजर वोंग उनकी इस पागलों वाली खाने की आदत को एक अजीब सी मुस्कान के साथ देख रहे हैं और उन्हें धीरे खाने को कहते हैं। कोई उनका खाना नहीं छीनने वाला। जेन जानता है कि बाकी सब इतने बेपरवाह क्यों हैं। वो सब कल्टीवेटर्स हैं जिन्हें खाने की उतनी सख्त ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसने और शॉइन ने अभी तक शी रिफाइनिंग स्टेज को छुआ तक नहीं है। इस एक वक्त के खाने के बिना वो कल कुल्हाड़ी उठाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। डिनर के बाद जीन तेजी से अपने कमरे की तरफ भागता है और अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लेता है। वो बेसब्री से अपने कपड़े खोलता है और अपने सीने से बंधी उस पुरानी बुक को निकालता है। पूरे दिन की मेहनत के बाद उसकी स्किन लाल हो गई है और बुरी तरह जल रही है। अगर उसके दादाजी की आखिरी वसीयत ना होती तो वो अब तक इस चीज़ को फेंक चुका होता। इसके बाद वो अपनी पिल बॉक्स ढूंढने के लिए बेड के नीचे जाता है। वो उसे बस थोड़ा सा खोलकर देखता है ताकि यकीन कर सके कि पिल अभी भी वहीं है, और उसे छुपाने से पहले वो उसकी तेज मेडिसिनल खुशबू को अपने अंदर भर लेता है। वो खुद से कहता है कि उसे उन पौधों का रिकॉर्ड रखना होगा जिनका जिक्र शेरिंग ने आज किया था। उन्हें जानना उसकी जिंदगी के लिए जरूरी है, क्योंकि इस पहाड़ पर अज्ञानता का मतलब मौत है। वो एक ब्रश उठाता है, लेकिन उसे कहीं पेपर नहीं मिलता। आखिर में उसकी नज़र उस रहस्यमय नेमलेस स्क्रॉल पर पड़ती है जिसे वो हमेशा अपने साथ रखता है। वो लिखना शुरू करता है, लो ग्रेड पॉइजनस ग्रास, जिसकी जहरीली खाल सड़न और पैरालिसिस पैदा करती है, और इसका इलाज कुचली हुई युआन लॉन्ग ग्रास है। उसका सफर वाकई शुरू हो चुका है। वो नोट करता है कि नीली खाल एक छोटे पौधे की पहचान है, जबकि चांदी जैसी नसें 1000 साल पुराने स्पेसिमेन की निशानी है। अचानक लिखावट गहरी होने लगती है और बदलने लगती है। बिलो वाइन की एक डरावनी और साफ तस्वीर उभरती है, जो इतनी असली लग रही है कि उसके तने के छोटे छोटे बाल तक नजर आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा झटका है। जीन यकीन न होने वाली नज़रों से देखता है और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। खुद को संभालने में उसे काफ़ी वक्त लगता है और फिर वो किताब को जोर से बंद करके दोबारा खोलता है। पन्ने एक बार फिर पूरी तरह खाली हो चुके हैं, यहाँ तक कि जो शब्द उसने अभी लिखे थे वो भी गायब हो गए हैं। सच कहूँ तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। वो अपनी आंखें मलता है और दोबारा कोशिश करता है। इस बार वो थॉर्न फ्रूट लिखता है। तुरंत वो स्याही उस पौधे के एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन में बदल जाती है। यह एक लो ग्रेड स्पिरिचुअल प्लांट है जिसके तने जहरीले हैं लेकिन फल खाने लायक हैं, और इसके इलाज के लिए स्पिरिचुअल रिफाइनमेंट या चू ग्रास का जिक्र है। टेक्स्ट समझाता है कि सुनहरा फल कच्चा है जबकि गहरा लाल फल पक चुका है। इस बार उसे पूरा यकीन हो गया है। वो उस स्क्रोल को अपने सीने से कसकर लगा लेता है और खुशी से कांपते हुए सोचता है कि ये कोई पुराना चिथड़ा नहीं बल्कि एक बेशकीमती ट्रेजर है। आने वाले दिनों में वो शेरिंग के पीछे पीछे पहाड़ पर जाता रहता है। आधा महीना पलक झपकते ही बीत जाता है। हालांकि उसकी कल्टीवेशन में कोई सुधार नहीं हुआ है, लेकिन उसकी शारीरिक ताकत काफ़ी बढ़ गई है। फिर भी अकेले काम खत्म करना अभी भी एक सपना ही है, और उसके पास शेरिंग का जुल्म सहने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उसे जिस बात की सबसे ज़्यादा फिक्र है वो है सीनियर ब्रदर श्वानजी की कही हुई बात कि आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी जगह पर रहने से उसकी स्पिरिचुअल रूट जाग जाएगी। मगर 2 महीने बीत चुके हैं और उसका शरीर एक कब्र की तरह खामोश है। यहाँ तक कि शाओइन ने भी तरक्की कर ली है और वो ची रिफाइनिंग के पहले लेवल पर पहुंच चुका है। आखिर में वो श्वानजी के पास जाकर पूछता है कि वो लड़का कामयाब कैसे हो गया, जबकि वो खुद अभी भी वहीं अटका हुआ है। उसकी आवाज़ में एक बेबसी है। श्वानजी उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे परेशान न होने को कहते हैं और समझाते हैं कि शाओइन की स्यूडो स्पिरिचुअल रूट है, लेकिन जीन की बात अलग है। उसके पास 5 एलिमेंट मिक्स्ड रूट है, इसलिए उसका धीमा होना स्वाभाविक है। जेन अपने दांत पीसता है और पूछता है क्या अपनी काबिलियत सुधारने का कोई रास्ता है। लड़के की जिद देखकर श्वानजी ठंडी आ भरते हैं और बताते हैं कि प्राचीन काल में पूर्वज अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए युआन ट्रांसफॉर्मिंग स्पिरिट आर्ट का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वो कब की खो चुकी है। जीन वहां से निकलकर अपने कमरे में लौटता है। जैसे ही एक ख्याल उसके दिमाग में बिजली की तरह कौंधता है, वो अपने बिस्तर से उछल पड़ता है। अगर ये रहस्यमयी स्क्रोल स्पिरिचुअल प्लांट्स के राज दिखा सकता है, तो क्या ये युआन ट्रांसफॉर्मिंग स्पिरिट आर्ट जैसी कल्टीवेशन टेक्निक्स भी दिखा सकता है। वो एक मोमबत्ती जलाता है और कांपते हाथों से स्क्रोल पर वो नाम लिखता है। बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा उसने सोचा था। पन्ने पर सुनहरे अक्षर उभरने लगते हैं। ये वाकई वही खोई हुई युआन ट्रांसफॉर्मिंग स्पिरिट आर्ट है जो ठीक हमारी आंखों के सामने आ गई है।
हालांकि ये तकनीक बेहद खतरनाक है, जिसके लिए स्पिरिट क्लैरिफाइंग ग्रास, मैरोइंग फ्लावर और रेड गोट फ्रूट जैसे मेडिसिनल सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है। इसके अलावा इसे शुरू करने के लिए उसे कम से कम ची रिफाइनिंग के पहले लेवल पर पहुंचना होगा। जीन फौरन हर ज़रूरी जड़ी बूटी का रिकॉर्ड बना लेता है ताकि उनकी शक्ल उसकी यादों में घुस जाए। वो ठान लेता है कि अगर वो उन्हें पहाड़ पर ढूंढ नहीं पाया तो वो उन्हें कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स के बदले हासिल करेगा। 1 महीने बाद उसकी 5 एलिमेंट रूट आखिरकार उसकी कॉन्शियसनेस से जुड़ जाती है। लेकिन स्पिरिचुअल पावर को इकट्ठा करने का सिलसिला उसके लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं है। जहां शोइन को अपने दांटियम को भरने के लिए सिर्फ 3 घंटे चाहिए, वहीं जीन को पूरे 6 घंटे लगते हैं। फिर भी इस लंबी जद्दोजहद से एक अनचाहा फायदा मिलता है, क्योंकि स्पिरिचुअल एनर्जी उसके शरीर में दूसरों के मुकाबले दोगुनी देर तक बहती है और उसका शरीर फौलादी हो जाता है। वो अपने दादाजी की बातों को याद करके एक फीकी मुस्कान देता है और सही वक्त महसूस करते हुए अपने बिस्तर के नीचे से हिडन वेसल पिल निकालता है। वो उसे निगल लेता है और वो पिल तुरंत पिघलकर ऊर्जा का एक तूफान पैदा करती है जो उसके दांटियन से टकराता है। एक बार जब वो मेडिसिनल पावर शांत होती है तो उसे महसूस होता है कि जैसे उसके शरीर को बरसों तक तराशा गया हो। उसकी मांसपेशियां अब मजबूत हैं और उसका दंतियम कई गुना बढ़ चुका है। सिर्फ एक पिल ने उसे 1 साल की कल्टीवेशन दे दी है। वो आखिरकार ची रिफाइनिंग के पहले लेवल पर पहुंच गया है। वो अपनी आंखें खोलता है और अपने अंदर दौड़ती हुई एक नई ताकत को महसूस करता है। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही वो अपनी ब्लेड उठाता है और अकेला पहाड़ की तरफ चल देता है। वो एक बहुत ही घना ब्लू स्टील ट्री ढूंढता है और अपने दांटियन की स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा करके पूरी ताकत के साथ वार करता है। एक तेज कड़कड़ाहट के साथ ब्लेड उस सख्त छाल के 1 इंच अंदर तक धंस जाता है। खुशी के मारे वो दोबारा उसी जगह पर निशाना साधता है और ब्लेड आधा इंच और अंदर चला जाता है। लेकिन इतने विशाल पेड़ को गिराने के लिए ये काफी नहीं है। वो तीसरे वार के लिए ताकत बटोरता है, लेकिन अब उसका शरीर जवाब देने लगता है और ब्लेड फिसल जाता है। वो हाँफते हुए थोड़ी देर आराम करता है और जब ब्लेड 3 इंच गहरा चला जाता है तब वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पेड़ को नीचे गिरा देता है। लेकिन तभी कमजोरी की एक लहर उसे घेर लेती है। उसका दंतियन पूरी तरह खाली हो चुका है। एक बेबस आह भरते हुए वो जमीन पर ही बैठ जाता है ताकि अपनी मेडिटेटिव रिकवरी शुरू कर सके। सूरज चढ़ते ही शेरमा अपनी ब्लेड लिए झूमता हुआ वहां पहुंचता है। गिरे हुए ब्लू स्टील ट्री को देखकर उसके चेहरे पर सिर्फ नफरत भरी हिकारत है। वो जीन की तरफ आता है और पूछता है कि क्या उसे लगता है कि पहले लेवल पर पहुंचने का मतलब ये है कि उसके पंख अकेले उड़ने के लिए काफी मजबूत हो गए हैं। वो कहता है कि जीन का 5 एलिमेंट रूट सबसे कमजोर है और जहां सबकी शुरुआत होती है वो इसकी मंजिल है। वो मांग करता है कि जीन इज्जत के तौर पर अपने कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स उसे सौंप दे और बदले में वो रोज एक पेड़ गिरा दिया करेगा। शिरमा इसे एक अटल सच मानता है कि जीन को रिसोर्सेज देना बर्बादी है। जीन धीरे से अपनी आंखें खोलता है और बहुत ही विनम्र लेकिन हिम्मत भरा जवाब देता है। वो सीनियर ब्रदर शेरिंग को शुक्रिया कहता है और मानता है कि उसकी काबिलियत कम है, लेकिन वो अपनी किस्मत को हार के तौर पर स्वीकार करने से इनकार करता है। शेरिंग जोर जोर से हंसने लगता है और उसे भीख मांगने आने की चुनौती देकर जंगलों में गायब हो जाता है। जीन उसे नजरअंदाज करके कैंटिली झाड़ियों से बेरीज तोड़कर अपनी थकान मिटाता है और दोबारा अपनी ब्लेड थाम लेता है। शाम ढलते ही वो लकड़ी का बोझ घसीटते हुए वुडशेड लौटता है। मैनेजर वोंग उसे अकेला देखकर मुस्कुराते हैं और जब जीन अपने पहले लेवल पर पहुंचने की खबर देता है तो वो उसकी पीठ थपथपाकर उसे शाबाशी देते हैं। जीन जानता है कि उसने अपना कोटा पूरा कर लिया है, लेकिन वो नया है इसलिए पुराने वर्कर्स की तरह काम चोरी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। रात के खाने के बाद वो सीधा अपने कमरे में जाता ताकि वहां कल्टीवेट कर सके। शाम को लगता है कि यह लड़का ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा, लेकिन वो गलत है। जीन हार मानने वालों में से नहीं है, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ खुद को और भी ताकतवर होते देख उसे इस काम से लगाव होने लगा है। उसके लिए अब लकड़ी काटना भी कल्टीवेशन का ही एक हिस्सा बन गया है। देखते ही देखते 6 महीने गुजर जाते हैं। जिस काम को करने में जीन को पहले 12 घंटे लगते थे, अब उसे वो महज 8 घंटों में आसानी से पूरा कर लेता है। उसकी ब्लेड वर्क अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है और स्पिरिचुअल एनर्जी पर उसका कंट्रोल अब एकदम नेचुरल हो गया है। उसने अब तक 500 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स जमा कर लिए हैं, जो एक ची गाइडिंग पिल या फिर एक मैरो क्लेंजिंग फ्लावर खरीदने के लिए काफी है। वो सोचता है कि पिल लेने से उसकी कल्टीवेशन तेज हो जाएगी, लेकिन प्राइमोर्डियल स्पिरिट टेक्निक की प्रैक्टिस और अपने स्पिरिचुअल रूट्स को बेहतर बनाने के लिए उसे फ्लावर की ही जरूरत है। वो फैसला करता है कि वो रिस्क लेगा और समस्या को जड़ से खत्म करेगा। वो खुद से कहता है, लंबे समय के लिए देखा जाए तो स्पिरिचुअल रूट्स को सुधारना ही ताकत पाने का असली रास्ता है। दृश्य बदलता है और हम दोबारा हैंडीमैन हॉल पहुंचते हैं, जहां श्वानजी और अंधा सीनियर ब्रदर विन ड्यूटी पर तैनात हैं। श्वानजी ये देखकर काफी खुश है कि इस लड़के ने फर्स्ट लेवल हासिल कर लिया है। जीन उन्हें झुककर सम्मान देता है और अपना टोकन आगे बढ़ाते हुए कहता है कि वो अपने 500 पॉइंट्स के बदले एक हाई ग्रेड मैरो क्लेंजिंग फ्लावर चाहता है। श्वानजी हामी भरता है और हैरानी की बात यह है कि वो खुद उसे ट्रेजर पवेलियन की तरफ ले जाता है। लेकिन जैसे ही वो वहां से निकलते हैं, आसमान में एक सोर्ड लाइट तेजी से चमकती है। ची रिफाइनिंग के पीक पर पहुंच चुका एक ताकतवर कल्टीवेटर वहां उतरता है और उसके साथ एक नाजुक सी दिखने वाली लड़की है जो उसके काफी करीब खड़ी है। अंधा विन तुरंत खड़ा हो जाता है और पूछता है कि क्या सीनियर को कोई काम है।
वो लड़की उड़ती तलवार से नीचे कूदती है और उसके चेहरे पर एक मजाक उड़ाने वाली मुस्कान है। वो इनके काफी करीब जाती है, जैसे ये पक्का करना चाहती हो कि क्या वो सच में अंधा है। वो इन उसे देख तो नहीं सकता, लेकिन उसके घमंड और नीच इरादों को साफ महसूस कर सकता है। वो उस पर गुस्सा नहीं करती, बस इतना पूछती है कि क्या उसे वो याद है। वो लड़की चिनवान है और उसकी आवाज़ में एक अजीब सा अहंकार है। वो अच्छी तरह याद है। ये वही लड़की है जिसके पास हाई ग्रेड स्पिरिचुअल रूट है और जिसने कभी उससे अपनी सगाई तोड़ दी थी। चिनवान अपनी पहचान होने पर काफ़ी खुश है। विन हल्का सा झुककर उसे सीनियर सिस्टर चिनवान कहकर पुकारता है। उसका ये झुकना चिनवान के घमंड को सातवें आसमान पर पहुंचा देता है। वो आदमी जो कभी एक महान इमॉर्टल हुआ करता था, आज उसके सामने सर झुका रहा है। सच कहूं तो उसे यह एहसास बहुत पसंद आ रहा है। वो एक मालिक की तरह उससे पूछती है कि सूजियन कहाँ है। वो इन बिना किसी भाव के जवाब देता है कि वो लड़का वुडशेड में एक हैंडीमैन है, लेकिन अंदर ही अंदर वो इन उसका मजाक उड़ा रहा है। उसे लग रहा है कि उसके 9th लेवल स्ट्रेंथ के सामने एक सेकंड लेवल कल्टिवेटर का यूं अकड़ना कितना बेतुका है। अगर वो इस सेक्ट में न होते तो वो उसे पल भर में कुचल देता। चिनवान हुक्म देती है कि उसे केव ड्वेलिंग बनाने के लिए 2 लोग चाहिए और उनमें से एक सूजियान ही होना चाहिए। उसका लहजा ऐसा है कि कोई बहस की गुंजाइश नहीं है। विन तुरंत सर हिला लेता है। इधर चिनवान और उसका साथी लू यांग अपना काम बताकर वहां से उड़ जाते हैं और तभी श्वानजी जीन के साथ वापस आता है। विन जीन को आवाज देकर रोकता है। जीन थोड़ा उलझन में है। वो सोच रहा है कि सीनियर ब्रदर को उससे क्या काम हो सकता है। विन उसे समझाता है कि किसी ने खास तौर पर उसे 1 महीने के लिए केव ड्वेलिंग बनाने के काम के लिए चुना है और इसके बदले उसे 500 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स का इनाम मिलेगा। विन वादा करता है कि उसे उसके पॉइंट्स जरूर मिलेंगे, लेकिन उसका चेहरा एकदम ठंडा है और आवाज में दबा हुआ गुस्सा है। वो जीन से कहता है कि अभी के लिए उसका लकड़ी काटने का काम बंद किया जाता है। वो उसे निर्देश देता है कि अपना सामान पैक करे, कल सुबह यहाँ पहुंचे और शाओइन को भी साथ लेकर आए। जीन सवाल करने की हिम्मत नहीं करता। वो बस झुककर सलाम करता है और वहां से निकल जाता है। वहां से निकलने के बाद जीन सीधा घने पहाड़ों की तरफ जाता है ताकि वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रास ढूंढ सके जो उसने पहले कभी देखी थी। अपने कमरे में वापस आकर वो सारी जड़ी बूटियों को एक साथ पीसना शुरू करता है। वो उस घास को ताजे मिले मैरो क्लेंजिंग फ्लावर और एक रेड शीप फ्रूट के साथ मिलाता है। अपनी आंखें बंद करता है और सब कुछ निकल जाता है। अचानक उसके गले में आग जैसी जलन महसूस होती है। वो मिश्रण उसके अंदरूनी अंगों में जैसे किसी धमाके की तरह फटता है। उसका मन करता है कि वो सब बाहर उगल दे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वो मेडिसिनल पावर बेकाबू होकर उसके पूरे शरीर में दौड़ने लगती है। वो जमीन पर गिर पड़ता है और उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगता है। वो दर्द के मारे चिल्लाना चाहता है, लेकिन तुरंत अपना मुंह ढक लेता है ताकि कोई उसे सुन न ले। सच तो यह है कि ये जिल्लत और दर्द बर्दाश्त के बाहर है। उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे पिघला हुआ लोहा उसकी रगों और मेरिडियम्स में बार बार बह रहा हो। उसके जिस्म का हर हिस्सा और उसकी एक एक हड्डी ऐसी चुभन दे रही है जैसे कोई उन्हें खुरच रहा हो। वो पूरी रात जमीन पर तड़पता रहता है। बस एक ही चीज है जो उसे होश में रखे हुए है, वो एहसास कि उसका दंतियन एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहा है। उसके कमजोर और बिखरे हुए 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट्स उस दवा के असर से धीरे धीरे साफ और पारदर्शी होने लगते हैं। अगली सुबह की पहली किरण के साथ ही वो दवा का असर शांत होता है। वो बड़ी मुश्किल से घिसटते हुए बैठने की हालत में आता है और तुरंत प्राइमोर्डियल स्पिरिट टेक्निक का इस्तेमाल शुरू कर देता है। स्पिरिट को निखारने का मतलब है कि स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके सीधे जड़ों के अंदर माना तैयार करना। उस माना का इस्तेमाल करके दोबारा स्पिरिचुअल रूट्स को ताकत देना ऐसा है जैसे छाती के अंदर आग लगा दी गई हो जो उसे अंदर ही अंदर जला रही है। ये एक दर्दनाक लेकिन बेहद जरूरी प्रक्रिया है। उसके माथे से पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें टपक रही हैं। दर्द से उसके होंठ सफेद पड़ गए हैं और दांत किटकिटा रहे हैं, लेकिन वो रुकने को तैयार नहीं है। वो जानता है कि यही उसका इकलौता मौका है। 1 घंटे तक वो इसी गहरी एकाग्रता और दर्द में रहता है, लेकिन आखिरकार उसे उम्मीद की एक किरण नजर आती है। जब तय किया हुआ वक्त आता है, वो शोइन को ढूंढता है और दोनों हैंडीमैन हॉल में वोइन से मिलते हैं, जो उन्हें रूखेपन से अपने पीछे आने को कहता है। वोइन अपनी फ्लाइंग सोर्ड निकालता है और आसमान में उड़ जाता है। जीन और शाइन के पास जमीन पर जितनी तेज हो सके उतनी तेज दौड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है ताकि वो उसे अपनी नजरों से ओझल न होने दे। कई मील दौड़ने के बाद वो एक ऐसी पहाड़ी पर पहुंचते हैं जहां स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा है। विविन उन दोनों लड़कों की तरफ इशारा करता है जो बुरी तरह हाफ रहे हैं और चट्टान के किनारे खड़ी एक आकृति से बात करता है। वो सीनियर सिस्टर चिन वान को बताता है कि वो मजदूरों को ले आया है। वो लड़की ठंडे लहजे में कहती है कि अब वो जा सकता है। जियान और शाओइन आखिरकार अपनी सांसें काबू में करते हैं और ऊपर देखते हैं। उनके सामने एक खूबसूरत चेहरा है जिससे बेपनाह घमंड झलक रहा है। जियान उसे देखते ही पहचान जाता है। ये चिनवान है, वही लड़की जिसे वो पहले से जानता था। उसने इनर सेक्ट डिसाइपल के शानदार कपड़े पहने हुए हैं और उसकी कल्टीवेशन पहले से ही ची रिफाइनिंग के 2nd लेवल पर है। तभी उसके पास खड़ा लू योंग अचानक गुस्से में आग बबूला हो जाता है। वो जोर से चिल्लाता है कि क्या जियान ने उसे उसके पुराने नाम से पुकारने की जुर्रत की है।
इससे पहले कि जियान कुछ समझ पाता, लू योंग आगे बढ़ता है और उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद करता है जो उसे सीधा जमीन पर गिरा देता है। उसका दाहिना गाल फौरन सुन्न हो जाता है और मुंह में खून का नमकीन स्वाद भर जाता है। उसका सिर चकराने लगता है। उसके बगल में खड़ा शाओइन इतना डर जाता है कि वो धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़ता है। वो लड़का किसी ढोल की थाप की तरह अपना सर जमीन पर पटकने लगता है और हकलाते हुए सीनियर ब्रदर और सीनियर सिस्टर को सलाम करने लगता है। लू योंग जियान को जमीन पर तड़पता हुआ देखकर थोड़ा शांत महसूस करता है। चिनवान जियान की तरफ नफरत भरी नजरों से देखती है और उसे याद दिलाती है कि अब वो एक इनर सेक्ट डिसाइपल है और उसे सीनियर सिस्टर कहकर ही बुलाना होगा। वो अपने स्टोरेज बैग से एक नक्शा और पत्थर तराशने के कुछ औजार बाहर फेंकती है। वो हुक्म देती है कि 1 महीने के अंदर उन्हें नक्शे के हिसाब से केव ड्वेलिंग तैयार करनी होगी। साथ ही चेतावनी देती है कि अगर काम में कोई कमी रही या देरी हुई तो उनकी कल्टीवेशन तबाह कर दी जाएगी और उन्हें पहाड़ से नीचे धकेल दिया जाएगा। अपना आखिरी फैसला सुनाने के बाद वो प्यार से लू यांग की बाहों में सिमट जाती है। वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए हैं और उन दो लड़कों को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे हैं। जीन धीरे से खुद को मिट्टी से ऊपर उठाता है। उसकी आंखों में बर्फीली ठंडक है। उसे एहसास होता है कि उसकी नज़रों में वो अब एक ऊंचे दर्जे की इनर सेक्ट डिसाइपल है जिसके पास बेहतरीन स्पिरिचुअल रूट है, जबकि वो महज एक बेकार 5 तत्वों वाला मामूली इंसान। उसके लिए उसे कुचलना बस अपने नए रुतबे को साबित करने का एक जरिया है। वो और श्वाइन औजार उठाते हैं और मेहनत शुरू कर देते हैं। वो अपने हथौड़ों से चट्टानों पर जोर जोर से वार करते हैं और अपनी हिम्मत बनाए रखने के लिए अपने गांव का एक लोक गीत गुनगुनाते हैं। उनका हर वार उस अपमान और गुस्से को निकालने का एक तरीका है जो वो उस चट्टान के खिलाफ महसूस कर रहे हैं। शाम तक जब चिनवान वापस आती है तो वो देखती है कि चट्टान के अंदर एक बहुत बड़ा रास्ता तराशा जा चुका है। तरक्की तो साफ दिख रही है, फिर भी उसके चेहरे पर नफरत के भाव हैं। वो उन पर चिल्लाती है और याद दिलाती है कि ये उसकी होने वाली इमॉर्टल केव है और उनके जैसे नीच लोगों की वहां सोने तक की औकात नहीं है। वो उन्हें फौरन बाहर निकलने का हुक्म देती है। शाइन बहस करने की हिम्मत नहीं करता। वो फौरन जीन को खींचकर उस गुफा से बाहर ले जाता है जिसे उन्होंने अपने हाथों से बनाया था। उन्हें आवारा कुत्तों की तरह बाहर खदेड़ दिया जाता है। जब उसके दोनों नौकर चले जाते हैं तब जाकर चिनवान का गुस्सा थोड़ा कम होता है। वो अपनी उंगली सीधे जियान की नाक के सामने ले जाती है और एक एक शब्द चबाकर चेतावनी देती है। अगर उसने दोबारा उन्हें अंदर सोते हुए देखा तो वो सीनियर ब्रदर लू यांग से कहकर उन्हें हमेशा के लिए अपाहिज बनवा देगी। ये कड़वी बातें बोलने के बाद चिनवान अपनी ताकत का प्रदर्शन करके संतुष्ट होकर वहां से चली जाती है। शाओइन उसे जाते हुए देखकर बुदबुदाता है। कितनी एहसान फरामोश औरत है। वो दबे हुए गुस्से में उसे कोसता है और कसम खाता है कि ताकतवर होने के बाद वो उसे सबक सिखाएगा। लेकिन इतनी बातें करने के बाद भी उसकी गुफा के अंदर कदम रखने की हिम्मत नहीं होती। बाहर मौसम बेहद ठंडा है और हवा किसी चाकू की तरह उनके चेहरों को चीर रही है। अगर वो सामान्य इंसानों से थोड़े ज्यादा मजबूत कल्टीवेटर ना होते तो शायद इस जंगल में अब तक जमकर मर चुके होते। जियान एक पल के लिए एक चट्टान के सहारे टिकता है, लेकिन बर्फीली हवा इतनी तेज है कि वो अपनी आंखें तक नहीं खोल पा रहा। वो श्वाइन से कहता है कि बाकी सब भूल जाए और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को दोबारा हासिल करने पर ध्यान दे ताकि वो काम खत्म करके यहाँ से निकल सके। ये सुनकर श्वाइन फौरन बैठ जाता है। जियान अपने हाथों को गर्माहट देने के लिए उन पर फूंक मारता है। वो शाओइन से कहता है कि उन्हें 1 घंटे के अंदर अपनी ऊर्जा वापस पाने के लिए साधना करनी होगी। ठंडी चांदनी के नीचे हम उन्हें गुफा से भारी कचरा बाहर निकालते हुए देखते हैं। वो सिर्फ दिन के उजाले में ही तराशने का काम करने की हिम्मत जुटा पाते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि नाप तोल में एक भी गलती हुई तो उन्हें फिर से बेरहम से पीटा जाएगा। दिन में सिर्फ 1 घंटा सोना और नींद की जगह साधना करना, सच कहूं तो उन 2 लड़कों के लिए जानलेवा साबित हो रहा था जिन्होंने अभी अभी अपना कल्टीवेशन शुरू किया था। वो 7 दिनों तक इसी नर्क जैसी हालत में रहते हैं जब तक कि उनकी आंखें भूख से अंदर नहीं धंस जाती और उनके हाथों में औजार पकड़ने की ताकत नहीं बचती। जीन अपने दोस्त से कहता है कि वो आराम करे जबकि वो खाने की तलाश में जा रहा है। वो शाओइन के कंधे को थपथपाता है और लड़खड़ाते हुए जंगल की तरफ निकल जाता है। इसी बीच शाओइन वहीं बैठ जाता है जहां वो था ताकि अपनी खोई हुई ताकत थोड़ी वापस पा सके। हालांकि जीन के जाने के कुछ देर बाद ही आसमान से एक सोर्ड लाइट नीचे उतरती है। लू यांग और चिनवान वापस आ चुके हैं। गुफा की शक्ल देखकर आखिरकार चिनवान के चेहरे पर एक हल्की सी संतोष भरी मुस्कान आती है, लेकिन जैसे ही वो आसपास देखती है उसकी भवें गुस्से में तन जाती हैं। वो कड़क आवाज में पूछती है कि जीन कहाँ गया है। शाओइन अपने औजार छोड़ देता है और झुककर उनके पास दौड़ता है। वो हकलाते हुए कहता है कि जीन बस कुछ जंगली फल ढूंढने गया है और किसी भी पल वापस आता ही होगा। चिनवान को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। तभी हम देखते हैं कि जीन भागते हुए वापस आ रहा है। उसने अपनी कमीज में कुछ जंगली फल पकड़े हुए हैं। उन दोनों को देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। अपने जलते हुए गुस्से को दबाकर वो अपने सीनियर ब्रदर और सीनियर सिस्टर को औपचारिक सलाम करता है। चिनवान उसकी तरफ नजर तक नहीं डालती है, जैसे वो वहां हो ही ना। वो अपने कपड़ों से एक वाउचर निकालती है और सीधे शाओइन से बात करती है। वो उसे बताती है कि इसकी कीमत 1000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स है,
जो असल में उन दोनों के बीच बांटे जाने थे। लेकिन फिर एक कुटिल मुस्कान के साथ वो ऐलान करती है कि क्योंकि जीन आलसी है और काम छोड़कर खेलने निकल गया था, इसलिए ये सारे पॉइंट्स अकेले शाओइन को ही मिलेंगे। शाओइन दंग रह जाता है, लेकिन बहस करने की हिम्मत नहीं करता। वो झुककर पूरे सम्मान के साथ वो 1000 पॉइंट्स ले लेता है और एक झूठी मुस्कान के साथ उनका शुक्रिया अदा करता है। फिर चिनवान एक कड़ा आदेश देती है। मलबा साफ होते ही शियान चाहती थी कि जियन वहां से दफा हो जाए। उसने जल्द ही एक रे मास्टर को बुलाने का मन बना लिया और उन सबको तेजी से काम करने का हुक्म दिया। इसके बाद वो और लू यांग अपनी सॉर्ड्स पर सवार होकर वहां से उड़ गए और एक बार भी पीछे मुड़कर जीन की तरफ नहीं देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मेहनत और उसकी तकलीफों की उनकी नज़रों में कोई कीमत ही नहीं थी। जीन के अंदर कड़वाहट भर गई। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींची और उस नफरत भरी जगह से जाने के लिए मारा। लेकिन तभी शॉइन दौड़ता हुआ उसके पीछे आया। उस लड़के ने जीन का हाथ पकड़ा और पूरे 1000 पॉइंट वाउचर उसके हाथ में थमा दिए। उसने बताया कि उसके पास अभी भी 500 पॉइंट्स बचे हुए हैं, जिनका उसने इस्तेमाल तक नहीं किया है। वो थोड़ा शर्माते हुए अपना सिर खुजलाने लगा और जीन से कहा कि वो इन्हें लेकर स्पिरिचुअल हर्ब्स खरीद ले, क्योंकि उसे इनकी ज़रूरत नहीं है। ये लड़का जो अभी तक सबके सामने गिड़गिड़ा रहा था, अब अपना असली दिल दिखा रहा था। जीन की आंखों में अचानक नमी आ गई। वो फौरन दूसरी तरफ मुड़ा और अपनी आस्तीन से चेहरा पोंछ लिया ताकि उसका दोस्त उसके आंसू न देख सके। वो वापस गुफा में गया, शावन के हाथों में जंगली फल थमाए और अपने औजार उठा लिए। बिना एक शब्द बोले उन दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और काम बहुत तेज से आगे बढ़ा और आखिरकार उन्होंने गुफा से मलबे का आखिरी टुकड़ा तक साफ कर दिया। जीन ने अपनी किसी भी शिकायत का जिक्र तक नहीं किया। इसके बाद वो और शाओइन 1000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स लेकर ट्रेजर पेविलियन की तरफ निकल पड़े। बिना एक पल की देरी किए जीन ने वो सारे पॉइंट्स उन स्पिरिचुअल हर्ब्स पर खर्च कर दिए जो डिवाइन गार्डन टेक्निक के लिए जरूरी थे। ये सिर्फ एक सिंगल पोर्शन के लिए काफी थे। वापस लौटते समय शाइन अपनी उत्सुकता नहीं रोक पाया और पूछ बैठा कि ये हर्ब्स किस काम की हैं। जीन ने बस एक रहस्यमयी मुस्कान दी और कहा कि वो बाद में समझाएगा। उसने अपने दोस्त के कंधे पर हाथ रखा और पूरी संजीदगी के साथ वादा किया कि वो साल के अंत तक उसके 500 पॉइंट्स लौटा देगा। सच तो ये था कि उसने ये कर्ज उतारने की ठान ली थी। शाओन ने बात टाल दी और कहा कि उसे इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो चाहे शिष्टाचार में कह रहा हो या दिल से, जीन अंदर ही अंदर जानता था कि वो अपने दोस्त का बहुत बड़ा एहसानमंद है। अपने कमरे में वापस आकर वो उन हर्ब्स के ढेर को देख रहा था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसे दर्द से डर नहीं लग रहा था, बल्कि इस बात का खौफ था कि कहीं उस भयानक तकलीफ की वजह से वो बेहोश न हो जाए। लेकिन तभी उसे शैम की नफरत भरी नजरें और अपने चेहरे पर लू यांग के थप्पड़ की जलन याद आई। उसी पल उसने अपना इरादा पक्का कर लिया। उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। अगर उसने अपने शापित 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट को अपग्रेड नहीं किया तो पूरी जिंदगी उसे ऐसे ही पैरों तले कुचला जाएगा। उसने पिसी हुई मेडिसिनल हर्ब्स को एक बार में निगल लिया और एक लकड़ी के औजार को अपने दांतों के बीच जोर से दबा लिया ताकि वो शुरू होने वाले असहनीय टॉर्चर के लिए खुद को तैयार कर सके। पूरी रात वो तड़पता रहा। उसके अंदर की एनर्जी खौलते हुए पानी की तरह उबल रही थी। कई बार उसे लगा कि वो अपनी बर्दाश्त की हद पार कर चुका है, लेकिन तभी उसे उन लोगों के चेहरे याद आ जाते जिन्होंने उसे सताया था। वो खुद से कह रहा था कि उसे ये सहना ही होगा, वरना उसे आगे बढ़ने का मौका कभी नहीं मिलेगा। जैसे ही सुबह करीब आई, दर्द की वो आखिरी लहर भी धीरे धीरे कमने लगी। हालांकि वो पूरी तरह थक चुका था, लेकिन उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा हल्का महसूस हो रहा था। वो तुरंत पालथी मारकर मेडिटेशन के लिए बैठ गया। जैसे ही उसने डिवाइन गार्डन टेक्निक का इस्तेमाल शुरू किया, स्पिरिचुअल एनर्जी को रिफाइन करने की रफ्तार काफ़ी बढ़ चुकी थी। ब्रेक थ्रू बिल्कुल स्वाभाविक तरीके से हुआ, जैसे पानी अपनी राह खुद बना लेता है। उसकी कल्टीवेशन ने उस अड़चन को पार कर लिया और वो ची रिफाइनिंग के सेकेंड लेवल पर पहुंच गया। यहाँ तक कि उसके स्पिरिचुअल रूट की क्वालिटी भी एक नए स्तर पर पहुंच गई थी। अब ये 3 एट्रीब्यूट रूट के बराबर था, लेकिन चूंकि उसके पास 500 एलिमेंट्स थे, उसकी कल्टीवेशन स्पीड असल में और भी बेहतर थी। उसे बस 7 और सेशंस की जरूरत थी। अपने अंदर की ताकत को महसूस करते हुए उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसे एहसास हुआ कि उसका टैलेंट आगे चलकर तथाकथित हेवनली स्पिरिचुअल रूट्स को भी मात दे सकता है। ज्यादा कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स कमाने के लिए उसे पता था कि उसे अब और भी कड़ी मेहनत करनी होगी। सूरज निकलते ही उसने अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखी और वापस पहाड़ों की तरफ चल दिया। अपनी नई कल्टीवेशन लेवल और 6 महीने के अनुभव के साथ अब उसे एक ब्लू रिज ट्री को गिराने में सिर्फ 3 बार लग रहे थे। लेकिन जब वो काम कर रहा था, तभी वहां शेरिंगा धमका। उस आदमी की आंखों में हैरानी और शक साफ दिख रहा था। उसने सवाल किया कि एक बेकार स्पिरिचुअल रूट वाला लड़का इतनी जल्दी ची रिफाइनिंग के सेकेंड लेवल तक कैसे पहुंच गया। उसने ये कैसे किया? खैर, जीन के पास कहानी तैयार थी। उसने दावा किया कि उसे पिछले काम से इतने कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिल गए थे कि उसने 2 ची इंड्यूसिंग पिल्स खरीद ली। शेरिंग ने उसे शक भरी नजरों से देखा, लेकिन आगे कोई सवाल नहीं किया। इधर जीन ने अपने पूरे दिन का काम महज एक सुबह में ही खत्म कर लिया। एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना वो हैंडीमैन हॉल की तरफ भागा। उसने सीनियर ब्रदर श्वानजी से और काम मांगा,
क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स कमाना चाहता था। श्वानजी ने काम के लेजर के पन्ने पलटे और बताया कि वेस्टर्न हिल से टिम्बर साफ कर दिया गया है। अब वहाँ नए सैपलिंग्स लगाने के लिए किसी की ज़रूरत है। हर जीवित बचने वाले पेड़ के बदले 5 पॉइंट्स मिलेंगे। श्वानजी ने उसे एक मैप और 100 पॉइंट्स थमा दिए और कहा कि वो हर्ब गार्डन से ब्लू रिज सैपलिंग्स खरीद ले। उसने जीन से कहा कि वो इन पॉइंट्स को एक कर समझे जिसे बाद में चुकाना होगा। शुक्रिया अदा करने के बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट भागते हुए अपने वुडशेड पर पहुंचा ताकि अपनी व्हील बैरो उठा सके। उसे वो व्हील बैरो बहुत धीमी लग रही थी, इसलिए उसने उस 50 पाउंड की गाड़ी को अपने कंधों पर उठा लिया और सीधा हर्ब गार्डन की तरफ दौड़ पड़ा। जी हाँ, बिल्कुल शाब्दिक रूप में। मैप का पीछा करते हुए वो गार्डन तक पहुंचा और वहां पहुंचकर उसने सीनियर ब्रदर एमओ को आवाज दी। जल्द ही एक छोटे से झोपड़े से सांवले रंग का एक नौजवान बाहर निकला। ये मुइंग था, जो एक गानाडर्मा मास्टर था। उसने एक बड़ी मुस्कान के साथ जीन का स्वागत किया, लेकिन जैसे ही उसने उसकी फरमाइश सुनी उसका चेहरा उतर गया। सिर्फ 10 ब्लू रिज सैपलिंग्स? उसने पूछा कि क्या जीन कोई बॉन्साई उगाने की प्लानिंग कर रहा है। जीन बस मुस्कुरा दिया और बताया कि यह उसका पहला मौका है। इतने छोटे से सौदे से चिढ़कर मुइंग ने उसकी तरफ एक कुदाल फेंकी और कहा कि वो खुद ही उन्हें खोद कर निकाल ले। जीन को मेहनत करने में कोई परहेज नहीं था। खुदाई करते समय उसने बातचीत शुरू की और पूछा कि एक गानाडर्मा मास्टर महीने में कितने पॉइंट्स कमा लेता है। मुइंग ने आप भरते हुए माना कि यह ज्यादा नहीं है। उसने बताया कि साल में 1000 पॉइंट्स कमाना ही बहुत बड़ी बात मानी जाती है, जब तक कि कोई साइड में कुछ प्राइवेट वर्क ना ढूंढ ले। प्राइवेट वर्क का जिक्र सुनते ही जीन का ध्यान उस तरफ गया। मुइंग ने फौरन उसकी दिलचस्पी भांप ली। वो अचानक जोश में आ गया और पूछने लगा कि उसे किस चीज की जरूरत है। 10 सैपलिंग्स तैयार करने के बाद जीन ने बड़ी शांति से स्पिरिट केयरिंग ग्रास, मैरो वॉशिंग फ्लावर्स और सन ईटिंग फ्रूट्स की कीमतों के बारे में पूछा। कुल मिलाकर 700 पॉइंट्स बन रहे थे। मुइंग की आंखें चमकने लगीं और उसने सुझाव दिया कि अगर वो बल्क ऑर्डर लेगा तो उसे डिस्काउंट मिल जाएगा। जीन ने 7 सेट्स की कीमत पूछी और मुइंग 4000 पर मान गया। ट्रेजर पवेलियन के मुकाबले ये एक बहुत बड़ा सौदा था। जीन उसी वक्त राजी हो गया, डील पक्की की और खुशी खुशी वेस्टर्न हिल्स की तरफ निकल पड़ा। इधर वुडशेड पर शेरिंग लकड़ी काटते हुए शाओइंग के पास पहुंचा। उसकी जिज्ञासा अब उसके काबू से बाहर हो रही थी। उसने पूछा कि पिछली मिशन पर शाओइंग और जियन ने असल में कितने पॉइंट्स कमाए थे, ये देखते हुए कि जियन पहले ही ची रिफाइनिंग के 2nd लेवल पर पहुंच चुका है। शाओइंग को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने फौरन पलटकर कहा कि शायद ब्रदर शेर को जियन की प्रोग्रेस को लेकर कोई गलतफहमी हुई है। ये बात शेरिंग को एक सदमे की तरह लगी। जियन ने ची इंड्यूसिंग पिल्स नहीं खरीदी थी, बल्कि रॉ स्पिरिट हर्ब्स ली थी। उसके चेहरे के हाव भाव तुरंत बदल गए और उसने शॉइन का सिर पकड़ लिया। उसका लहजा खतरनाक तरीके से गंभीर हो गया और उसने हुक्म दिया कि शॉइन अपनी बात फिर से दोहराए। बुरी तरह डरा हुआ शॉइन झूठ नहीं बोल पाया और हकलाते हुए बोला कि उसने जीन को अपने पॉइंट्स के बदले स्पिरिट हर्ब्स का ढेर लेते हुए देखा था। शेरिंग की आंखों में एक शातिर चमक आ गई, क्योंकि वो अब कड़ियों को जोड़ रहा था। 5 एलिमेंट्स वाला एक मामूली लड़का इतनी जल्दी आगे बढ़ ही नहीं सकता, चाहे वो पिल्स ही क्यों ना ले। सच तो ये था कि इसमें बहुत बड़ा झोल था, कुछ तो बहुत गलत था। उसने शॉइन को जोर से एक तरफ धकेला और सीधा जीन के कमरे में जा घुसा। इसी बीच हम देखते हैं कि जियन अपनी व्हील बैरो खींचते हुए वेस्टर्न हिल से वापस लौट रहा है। उसने आवाज देकर शॉइन से पूछा कि क्या उसका काम खत्म हो गया है, लेकिन शॉइन खामोश रहा। इसके बजाय उसने बस खौफजदा होकर जियन के कमरे की तरफ इशारा किया। जियन ने वहां देखा तो उसके कमरे का दरवाजा खुला पड़ा था। अंदर से किसी के सामान की तोड़ फोड़ करने की जोरदार आवाजें आ रही थीं। कोई फर्नीचर और क्रेट्स उठाकर फेंक रहा था। ये देखते ही उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया और वो अंदर भागा, जहां उसकी टक्कर लगभग शेरिंग से हो गई, जो खाली हाथ बाहर निकल रहा था। शेरिंग ने उसे एक जहरीली और ठहरी हुई नजर से देखा और वहां से निकल गया। बिना एक शब्द बोले शेरिंग वहां से चला गया। जियन अपने बर्बाद हुए कमरे की चौखट पर खड़ा खामोशी से उस मलबे को देख रहा था। गुस्से के मारे उसकी मुट्ठियां भीज गई थीं और उसके हाथ के जोड़ सफेद पड़ गए थे। माहौल में तनाव इतना ज्यादा था कि उसे महसूस किया जा सकता था। हवा में आने वाले तूफान की आहट साफ सुनाई दे रही थी। शेरिंग के जाने के बाद जियन ने अपनी पानी की बाल्टियां उठाईं और बाहर निकलने लगा। शॉइन तेजी से उसके पीछे आया और पूछने लगा कि वो कहाँ जा रहा है। जियन ने बस इतना जवाब दिया कि वो वेस्टर्न हिल पर पेड़ों को पानी देने जा रहा है। बिना दोबारा सोचे शॉइन ने भी अपनी बाल्टियां उठाईं और उसके पीछे हो लिया। रास्ते में जियन ने पूछा कि शेरिंग उसके कमरे में क्या कर रहा था। शॉइन ने वो सब कुछ बता दिया जो अभी हुआ था। जियन खामोशी से सुनता रहा और फिर एक सैपलिंग पर पानी डालने लगा। उसने ठंडे लहजे में कहा कि शेरिंग को अब शक हो गया है कि वो कोई बहुत बड़ा राज छुपा रहा है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने शेरिंग से कहा था कि उसने पिल्स इस्तेमाल की हैं, लेकिन शॉइन जानता था कि उसने हर्ब्स खरीद थी। उसके मामूली टैलेंट के साथ मामूली तरीके से ब्रेक थ्रू करना नामुमकिन था, जिसका सीधा मतलब सिर्फ एक ही निकलता था। शेरिंग को अब यकीन हो गया था कि जियन के हाथ कोई बहुत बड़ी कामयाबी लगी है। शॉइन अपनी उत्सुकता नहीं दबा पाया। आखिरकार पूछ ही लिया कि उसने असल में ब्रेक थ्रू कैसे किया। जियन ने अपने दोस्त की तरफ देखा और उस पर भरोसा करने का फैसला किया। उसने दावा किया कि उसके दादाजी ने उसे एक सीक्रेट टेक्निक सिखाई थी, जिसे स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट कहते हैं, जो किसी के स्पिरिचुअल रूट की क्वालिटी सुधार सकती है।
उसने समझाया कि जो हर्ब्स उसने खरीदी थी वो इसी कल्टीवेशन के लिए ज़रूरी थी। उसने उस सीक्रेट आर्ट की पूरी कहानी सुना दी और बड़ी चालाकी से इसका श्रेय अपने स्वर्गीय दादाजी को दे दिया ताकि आगे कोई सवाल न उठे। उसने शॉइन को चेतावनी दी कि अगर ये बात कभी बाहर निकली तो ये उन दोनों के लिए तबाही लेकर आएगी। उसने दोनों शब्द पर बहुत जोर दिया। ये सुनते ही शॉइन की आंखें हैरानी से चमक उठीं। उसने पूछा कि क्या वो उसे वो सीक्रेट टेक्निक सिखा सकता है। जीन आसानी से मान गया, बस शर्त यह थी कि उसे भी कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स कमाने के लिए उसकी तरह ही कड़ी मेहनत करनी होगी। शाओन तुरंत राजी हो गया और कसम खाई कि वो अब से ट्री प्लांटिंग में उसकी मदद करेगा। अगले कुछ दिनों तक वो दोनों अपना हर खाली पल वेस्टर्न हिल्स पर काम करते हुए बिताने लगे। हालांकि ये शांति ज्यादा वक्त तक नहीं टिकी। एक दिन जब जीन लकड़ी काटने में व्यस्त था, शेरिंग एक बार फिर वहां आ पहुंचा। उसने लापरवाही से एक छोटा पत्थर उठाया और उसे पूरी ताकत से उछाला। वो पत्थर एक तेज आवाज के साथ जीन की कुल्हाड़ी पर लगा। जीन रुका और पूछा, क्या सीनियर ब्रदर शेर को कुछ चाहिए? शेरिंग ने अपनी आंखें सिकोड़ी और पूछा कि उस लड़के ने उन पिल्स को खरीदने के बारे में उससे झूठ क्यों बोला। शेरिंग ने उस पर दबाव डाला और जानना चाहा कि उसे कौन सा सीक्रेट फॉर्चून मिला है। हालांकि जीन ने उसे नजरअंदाज किया और लकड़ी काटना जारी रखा। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो शेरिंग ने एक और पत्थर उठाया। उसने इसे इतनी जोर से फेंका कि जीन की पीठ पर एक तेज जलन महसूस हुई। जीन ने अपना काम रोक दिया, लेकिन बिना पीछे मुड़े वो बस जंगल की गहराई में चला गया। शेरिंग उसकी पीठ को देखकर तिरस्कार से मुस्कुराया। उसने जीन को कोसा और सोचने लगा कि वो लड़का फालतू की अकड़ दिखा रहा है। जीन को लगा कि मामला खत्म हो गया है, लेकिन जब वो उस दोपहर पेड़ लगाने के लिए वापस वेस्टर्न हिल्स पर पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसका खून खौल उठा। वो 100 से ज्यादा सैपलिंग्स जिन लगाने के लिए उन्होंने इतनी कड़ी मेहनत की थी, सबके सब तबाह हो चुके थे। हर वो पौधा जो जीवित बचा था उसे जड़ से काट दिया गया था और वो जमीन पर बर्बाद पड़े थे। वो हर तरफ यहां वहां बिखरे हुए थे। शाओइंग बुरी तरह आग बबूला हो गया और उस बुजदिल को गालियां देने लगा जिसने ऐसी हरकत की थी। वहीं दूसरी तरफ जीन वहां खड़ा था। उसका शरीर गुस्से के मारे कांप रहा था और वो जोर जोर से सांसें ले रहा था। वो अच्छी तरह जानता था कि किसने किया है। ये शेरिंग के अलावा और कोई नहीं हो सकता था। उसे अपने दादाजी की चेतावनी याद आई कि बिना ताकत के खजाना पास रखना सिर्फ मुसीबतें लाता है। चूंकि शेरिंग उसे इस हद तक धकेल रहा था तो उसने भी तय कर लिया कि अब वो शराफत नहीं दिखाएगा। उस पल जीन की सोचने समझने की शक्ति ठंडी और गहरी नफरत में बदल जाती है। वो हॉविन की तरफ मुड़ता है। उसकी आवाज लोहे की तरह सख्त और ठंडी है। अपने 500 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मुझे दे दो। जीन की आंखों में खून उतरा देख हॉविन सकपका जाता है और पूछता है कि क्या वो और सैपलिंग्स खरीदने की सोच रहा है। जीन कुछ नहीं बताता। वो बस अपना हाथ आगे बढ़ाता है और अपनी बात दोहराता है। मामले की गंभीरता को समझते हुए हॉविन बिना कोई और सवाल किए वाउचर उसे थमा देता है। जीन वो पॉइंट्स लेता है और भागते हुए ट्रेजर पेविलियन जाता है ताकि उन सब के बदले एक ची इंड्यूसिंग पिल ले सके। उस शाम डिनर के वक्त जीन अपना सिर झुकाकर खामोशी से खाना खाता है। टेबल के दूसरी तरफ बैठा शर्मेन अपनी जीत की मुस्कान छिपा नहीं पा रहा है। वो जानबूझकर मैनेजर वोंग से जोर जोर से बातें करता है और शिकायत करता है कि सैपलिंग्स काटते काटते उसकी ब्लेड कुंद हो गई है, इसलिए उसे नई ब्लेड चाहिए। यह सीधे तौर पर एक उकसाव था। उसकी आंखों में जीन के लिए सिर्फ मजाक था, लेकिन जीन के अंदर उस पिल की शक्ति पहले से ही उबल रही थी और स्पिरिचुअल एनर्जी का धमाका कर रही थी। 3 रातों बाद जीन के कमरे के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी तेज हो गई कि उससे एक छोटा शॉक वेव पैदा हुआ। हवा में लहरें साफ देखी जा सकती थीं जब वो मेडिटेट कर रहा था। वो अपनी आंखें खोलता है जिनमें एक सुनहरी चमक है। उसने कामयाबी के साथ ची रिफाइनिंग के 3rd लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। अपने दांटियान में उमड़ती ताकत को महसूस करते हुए वो खड़ा होता है। अब वक्त आ गया था शेरिंग के साथ हिसाब बराबर करने का। सूरज उगने से बहुत पहले जीन अपनी वुड कटिंग ब्लेड उठाता है और हाविन का दरवाजा धकेल कर कहता है कि चलने का वक्त हो गया है। हाविन नींद में लड़खड़ाते हुए बिस्तर से बाहर आता है, लेकिन जैसे ही वो जीन की आंखों में मौत का इरादा देखता है वो बिना कुछ कहे अपनी एक्स उठाता है और उसके पीछे चल देता है। सुबह होते होते वो दोनों जंगल में घात लगाकर बैठ जाते हैं। वो छिपे रहते हैं और उस कमीने शेरिंग के आने का इंतजार करते हैं। उम्मीद के मुताबिक वो अपनी व्हील बैरो खींचते हुए वहां पहुंचता है। बड़ी फुर्ती से वो सूखे पत्तों का ढेर हटाता है जिससे 50 पाउंड्स की कीमती चिमडाओ लकड़ी बाहर आती है जो उसने वहां छिपा रखी थी। वो खुद नहीं हंसता है और सोचता है कि अगर उसने आज 150 पाउंड्स और काट ली तो वो कल की छुट्टी ले सकेगा। वो अपनी नाक पूंछता है, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि आगे क्या होने वाला है। प्लान के मुताबिक ठीक उसी वक्त हॉविन बाहर आता है। शेरिंग अचानक चौंक जाता है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ हॉविन है तो वो चिढ़कर पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। मैं बस जीएन के साथ लकड़ी काटने आया हूँ, हॉविन जवाब देता है और छिपे हुए ठिकाने की तरफ इशारा करता है। फिर अनजान बनते हुए वो पूछता है कि शेरिंग ने इतनी जल्दी इतनी सारी लकड़ी कैसे काट ली? ये तुम्हारे काम की बात नहीं है। शेरिंग चिल्लाता है। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया है। ये एक गुनहगार इंसान का क्लासिक रिएक्शन था जिसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया हो। और तभी जीन झाड़ियों से बाहर निकलता है अपनी ब्लेड को मजबूती से पकड़े हुए, और चंद कदमों में ही वो उस आदमी के पीछे पहुंचकर अपनी भारी ब्लेड हवा में उठा लेता है। वो पूरी ताकत से वार करता है। शेरिंग को खतरे का एहसास हुआ है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
ब्लेड उसकी पीठ पर एक जोरदार आवाज के साथ लगती है। स्पिरिचुअल पावर से भरी वो धार उसके बचाव को चीर देती है। उसके मुंह से एक दबी हुई कराह निकलती है और वो ढेर हो जाता है। उसकी इंटरनल एनर्जी बेकाबू हो जाती है और उसकी ऑरा तेज से खत्म होने लगती है। वो आदमी जिसने 30 साल लकड़ी काटने में गाए थे, आज खुद एक लकड़ी के लट्ठे की तरह गिर पड़ा था। वो वहां बेजान पड़ा रहता है। हॉविन कांपते हाथों से उसकी सांसें चेक करता है। उसकी आवाज थरथरा रही है। वहीं जीन अपनी जगह पर जमा खड़ा है। उसकी अपनी सांसें भारी और तेज चल रही हैं। उसे पहाड़ पर बिताया अपना पहला दिन याद आता है, जब शेरिंग ने उसे जंगली फूलों की पहचान करना सिखाया था। तब उसे लगा था कि ये आदमी भला है, लेकिन इसकी बाद की हरकतों ने सारी हदें पार कर दी थी। जीन, इस आदमी के पास तो 1000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं। हॉविन चिल्लाता है और शेरिंग की गंदी जेब से एक वाउचर निकालता है। जीन उस वाउचर को देखता है, लेकिन हॉविन से कहता है कि वो इसे अपने पास रखे और आज जो कुछ भी यहाँ हुआ उसकी पूरी जिम्मेदारी वो खुद लेगा। तुम ये क्या कह रहे हो? हॉविन चिढ़कर जीन का हाथ पकड़ लेता है। वो सच में परेशान था और पूछता है कि क्या वो भाई नहीं है, या क्या जीन को लगता है कि वो ये सब अकेले झेलेगा। अपने दोस्त की वफादारी देखकर जीन को थोड़ा सुकून मिलता है। वो जमीन पर घसीटे जाने के निशानों की तरफ इशारा करता है और हॉविन से कहता है कि वो यहीं रुककर सबूतों को अच्छी तरह मिटा दे। इसके बाद जीन शेरिंग की लाश को वेस्टर्न हिल्स की तरफ घसीट कर ले जाता है। वहां उसे दफनाने के लिए एक सुनसान जगह मिल जाती है और आखिरकार वो मना मिट्टी में दब जाता है। काम खत्म करके वो व्हील बैरो को एक दूर की खाली जगह ले जाकर राख कर देता है और फिर अपनी त्वचा से लड़ाई का हर निशान धो डालता है। किसी भी शक से बचने के लिए वो पूरा दिन वेस्टर्न स्लोप पर पेड़ लगाता रहता है, नॉर्दर्न वुड्स से कोसों दूर। डिनर के वक्त मैनेजर वॉन्ग खाली सीट पर गौर करता है। क्या तुम में से किसी ने आज शेरिंग को देखा है? बाकी सर्वेंट्स मना कर देते हैं और आखिर में वॉन्ग की नज़र सीधे जीन पर पड़ती है। मैंने उसे नहीं देखा। मैं पूरे दिन वेस्ट साइड में पेड़ लगा रहा था। जीन बाहर से बिल्कुल शांत दिख रहा था, हालांकि उसका दिल सीने में ढोल की तरह बज रहा था। एक सर्वेंट सुझाव देता है कि शायद शेरिंग पहाड़ पर सो गया होगा और उसे ढूंढने की बात करता है, लेकिन मैनेजर वॉन्ग उसे मना कर देते हैं क्योंकि वो वैसे भी उस आदमी को पसंद नहीं करते थे। सूरज ढल चुका है और पहाड़ खतरनाक हैं। वॉन्ग बड़बड़ाते हैं, अगर वो बाहर सोकर जंगली जानवरों का खाना बनना चाहता है तो उसे बनने दो। जीन आखिरकार चैन की सांस लेता है। सर्वेंट हॉल में किसी एक मजदूर की जान की कोई खास परवाह नहीं की जाती। फिर भी उस रात जीन के लिए सोना नामुमकिन हो गया। जैसे ही वो आंखें बंद करता, उसे सपनों में शेरिंग एक भयानक सुनहरी रोशनी के साथ उसकी जान लेने आता दिखता। वो पसीने से तरबतर होकर जाग जाता, लेकिन जैसे ही उसकी नींद लगती, वो डरावना सपना फिर से लौट आता। और भी डरावनी बात यह थी कि उसे सीनियर श्वानजी का सपना आया, जो ठंडे चेहरे के साथ पास आकर फुसफुसाते हैं कि शेरिंग को एक वुड कटिंग ब्लेड से वुड कटर्स टेक्निक का इस्तेमाल करके मारा गया है। सिर्फ एक असली लकड़हारा ही, वो कहते हैं, इतनी सटीकता से एक ही जगह पर बार बार वार कर सकता है। सपने में श्वानजी का चेहरा एक शैतान की तरह बदल जाता है जो रूहों के पार देख सकता हो। जीन फिर से दहशत में जागता है, अपना माथा पोंछता है और दोबारा सोने की हिम्मत नहीं करता। 11 साल के बच्चे के लिए पहली बार किसी की जान लेना एक बहुत बड़ा सदमा था, लेकिन उसे साफ पता था कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो आदमी उसके साथ कुछ और भी बुरा करता। कोई और रास्ता न होने पर वो अभ्यास करने का फैसला करता है। वो चौकड़ी मारकर बैठ जाता है, क्योंकि सिर्फ मन लगाकर की गई कल्टीवेशन ही उसे उसके डर को भुलाने में मदद कर सकती थी। अगले दिन सुबह मैनेजर वॉन्ग जब शेरिंग का दरवाजा खोलते हैं तो वो कमरा खाली मिलता है। उनके हाव भाव तुरंत बदल जाते हैं और वो सभी 9 सर्वेंट्स को इकट्ठा करते हैं। शेरिंग गायब था और सबको काम रोककर नॉर्थ माउंटेन पर उसे ढूंढने का हुक्म दिया जाता है। उन्हें उसे ढूंढना था, चाहे वो जिंदा मिले या मुर्दा। जीन और हॉविन एक दूसरे को देखते हैं और चुपचाप उस जगह की तरफ निकल जाते हैं जहां उन्होंने खून किया था, ताकि कोई और वहां ना पहुंच सके। वो उस इलाके में यहाँ वहां घूमते रहते हैं और जैसे ही कोई पास आने की कोशिश करता उसे वहां से हटा देते। पूरा दिन तलाश जारी रहती है, लेकिन जाहिर है उन्हें कुछ नहीं मिलता। शेरिंग ब्लेड और व्हील बैरो का कोई नामो निशान नहीं था। जब तक वो नीचे उतरे, मामला बढ़ चुका था। मैनेजर वॉन्ग ने सर्वेंट हॉल के 2 सुपरवाइजर्स को बुला लिया था, श्वानजी और वुचन। उन्होंने हर सर्वेंट से अलग अलग पूछताछ शुरू कर दी और जब जीन की बारी आई तब तक आसमान लगभग काला हो चुका था। सीनियर श्वानजी अपनी आंखें सिकोड़कर जीन की आंखों में ऐसे झांकते हैं जैसे उसकी रूह को पढ़ रहे हों और पूछते हैं कि शेरिंग के साथ उसका रिश्ता कैसा था। जीन मासूमियत का ढोंग करता है और सच झूठ मिलाकर अपनी सफाई देता है कि उसका भला सीनियर शेरिंग से क्या झगड़ा हो सकता है। आखिर शेरिंग ही तो उसे पहली बार लकड़ी काटने पहाड़ पर ले गया था। उसे जहरीली जड़ी बूटियों की पहचान करना और ब्लेड चलाना सिखाया था। वो कहता है कि शुरुआत में वो आदमी भले ही अच्छा न लगा हो, लेकिन वक्त बिताने पर वो काफ़ी मददगार था। एक बच्चे के हिसाब से ये बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस थी। ये सुनकर श्वानजी के चेहरे की सख्ती थोड़ी कम होती है। वो कहते हैं कि अभी ठंड है, इसलिए पेड़ों को दोबारा लगाने के लिए स्प्रिंग का इंतज़ार करना बेहतर होगा, ताकि उनके बचने की उम्मीद ज़्यादा रहे। फिर जीन बड़ी उत्सुकता दिखाते हुए पूछता है कि क्या सच में सीनियर शेरिंग को कुछ हुआ है, लेकिन श्वानजी का जवाब उसका दिल बैठा देता है। उसका लाइफ टैबलेट टूट चुका है, वो मर गया है।
श्वानजी आगे बताते हैं कि वो आदमी होमास्टर के ही शहर का रहने वाला था, जिन्होंने सच का पता लगाने का हुक्म दिया है। सच को सामने लाना ही होगा, खासकर इस ताल्लुक की वजह से। जीन की धड़कनें तेज हो जाती हैं, फिर भी वो फिक्रमंद होने का नाटक करता है और पूछता है कि क्या उसे जंगली जानवरों ने खा लिया होगा। श्वानजी उसे वहां से भेज देते हैं और कहते हैं कि अगर कुछ पता चले तो रिपोर्ट करे। जीन तुरंत वहां से निकलता है और हविन को ढूंढता है ताकि वो अपनी कहानियों को एक जैसा रख सके। जब उसे यकीन हो जाता है कि कोई कसर नहीं बची, तब उसे थोड़ी राहत मिलती है। और इस तरह ये मामला हैरानी भरे अंदाज में शांत हो गया और पूरा 1 साल बीत गया। किसी ने इसका जिक्र तक नहीं किया। कहानी अगले साल स्प्रिंग की शुरुआत में वापस आती है। नॉर्थ माउंटेन की लकड़ियां साफ हो चुकी थीं, इसलिए मजदूर ईस्टर्न वुड्स की तरफ बढ़ गए। वहां एक कोने में किसी को वो व्हील बैरो मिली जो पूरी तरह जली नहीं थी, और साथ ही एक पुरानी वुड कटिंग ब्लेड भी मिली। उस ब्लेड पर शेरिंग का नाम साफ साफ खुदा हुआ था। वो ठंडे बस्ते में पड़ा केस अचानक फिर से खुल गया। जाहिर है जीन के अलावा कोई नहीं जानता था कि लाश असल में कहाँ है। यहाँ तक कि हविन को भी उस खास जगह के बारे में नहीं पता था। मामले की रिपोर्ट तुरंत आउटर सेक्ट हॉल ऑफ पनिशमेंट को दी गई, लेकिन उन्हें एक मामूली सर्वेंट की जान की कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने ये जिम्मेदारी वापस सर्वेंट हॉल को सौंप दी। सर्वेंट हॉल के अंदर हॉल मास्टर अपना भारी हाथ एक धमाके के साथ मेज पर मारते हैं। 9th लेवल चीफाइनमेंट स्टेज के कल्टीवेटर की ताकत ने मेज के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो इतने गुस्से में थे कि उनके चेहरे का मांस थरथरा रहा था। श्वानजी तुरंत उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं और सुझाव देते हैं कि उन्हें ट्रेजर पवेलियन से फॉरगॉटन लॉ कंपस उधार लेना चाहिए। हॉल मास्टर जल्द ही कंपस के साथ लौटते हैं और 2 डीकन्स को लेकर उसी जगह जाते हैं जहां वो ब्लेड मिली थी। वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं और जैसे ही कंपस उस ब्लेड और कार्ड की बची कुची औआ को सोख लेता है, उसकी सुई तेजी से घूमती है और सीधे वेस्ट की तरफ इशारा करती है। वो तीनों उस सुई का पीछा करते हुए वेस्ट माउंटेन पहुंच जाते हैं। ये वही जगह थी जहां जियन और हाविन ने पहले ही चिंगडाओ पेड़ों का एक घना बाग लगा दिया था। जैसे ही वो जंगल में दाखिल होते हैं, हॉल मास्टर के हाथ में मौजूद कंपास रोशनी छोड़ने लगता है। वो हुक्म देते हैं कि यहीं खुदाई की जाए, और श्वानजी टाल मटोल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। अभी उन्होंने ज्यादा गहरा नहीं खोदा था कि गंदगी से सनी हुई हड्डी का एक टुकड़ा नजर आता है। जल्द ही आसपास के पेड़ों के नीचे से शेरिंग के बाकी अवशेष भी मिल जाते हैं। हॉल मास्टर गुस्से से कांप उठते हैं। उनकी आवाज ऐसी लग रही थी जैसे वो नाक पीसकर बोल रहे हों। इस पहाड़ी की देख रेख कौन कर रहा था? मुझे उसका नाम चाहिए। इसी बीच वुडशेड में 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद जीन और हाविन ने इतने कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स बचा लिए थे कि वो स्पिरिचुअल मेडिसिन के 7 हिस्से खरीद सके। हालांकि एक बार चखने के बाद हाविन ने उस चीज को दोबारा छूने से मना कर दिया, क्योंकि वो उस तड़पाने वाले दर्द के बजाय एक मामूली जिंदगी जीना बेहतर समझता था। उसने बाकी बचे 6 हिस्से जीन को दे दिए। उन 6 हिस्सों की मदद से जीन ने अपनी 8th स्पिरिट रिफाइनमेंट पूरी की। उसकी 5 एलिमेंटल रूट्स अब किसी टॉप टियर सिंगल एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल रूट के बराबर थी। अगर सबको मिला दिया जाए तो उसकी कल्टीवेशन स्पीड किसी हेवनली रूट को टक्कर दे सकती थी। बस एक और रिफाइनमेंट और वो दुनिया के सबसे बड़े जीनियसों को भी पीछे छोड़ देगा। उसकी कल्टीवेशन अब कुदरती तौर पे अर्ली 4th लेवल ऑफ ची रिफाइनमेंट तक पहुंच चुकी थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। ये श्वानजी थे जो जीन को अपने पीछे आने के लिए कह रहे थे। बिना किसी भाव के श्वानजी उसे वेस्ट माउंटेन की तरफ ले जाते हैं। रात हो चुकी थी और पहाड़ पूरी तरह अंधेरे में डूबे हुए थे। जब वो एक चिंगडाओ पेड़ के पास पहुंचे, श्वानजी हड्डी का एक टुकड़ा उठाते हैं और उसे जीन की आंखों के सामने ले जाकर पूछते हैं कि उसने शेरिंग को क्यों मारा। जीन अनजान बनने की कोशिश करता है और कहता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। अंदर ही अंदर जीन घबरा रहा था, लेकिन उसका चेहरा पत्थर जैसा था। श्वानजी उस हड्डी को एक तरफ फेंक देते हैं और कहते हैं कि चूंकि जीन ही इस पहाड़ी को संभालता था तो सिर्फ उसका ही इस आदमी से कोई ताल्लुक हो सकता है। वो जोर देकर कहते हैं कि अगर ये जीन नहीं है तो कोई और हो ही नहीं सकता। जीन सच मानने से इनकार कर देता है और अपनी बेगुनाही पर अड़ा रहता है, जिस पर श्वानजी सिर्फ एक ठंडी मुस्कान देते हैं। श्वानजी उसे चेतावनी देते हैं कि अगर हॉल मास्टर उसे पकड़ लेते हैं तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जीन तुरंत उनकी बातों में छिपे मतलब को समझ जाता है और पूछता है कि सीनियर का क्या मतलब है। श्वानजी बताते हैं कि हॉल मास्टर ने इस जगह को ढूंढने के लिए कंपास का इस्तेमाल किया था और पूछा था कि इस जमीन को कौन संभालता है, लेकिन श्वानजी ने दावा किया कि वो नाम भूल गए हैं। जीन की धड़कन रुक सी जाती है। ठीक इसी पल मास्टर वापस सर्वेंट हॉल में जाकर लेजर्स चेक कर रहे थे। श्वानजी के बोलने का अंदाज किसी आखिरी अल्टीमेटम जैसा था। सच ज्यादा देर तक छिपने वाला नहीं था। भले ही जियान ने खुद कुछ कबूल नहीं किया था, पर उसकी आवाज अब मदद के लिए एक पुकार बन चुकी थी। श्वानजी उसे एक एल्डर के काम के बारे में बताता है, एक ऐसा काम जहां उसे 3 साल तक चेलों के साथ स्पारिंग पार्टनर बनकर उनकी तलवारों का सामना करना होगा। जियान की उम्र और कल्टीवेशन लेवल इस रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट थे। अगर उसे इनर सेक्ट में रहने का मौका मिल गया तो हॉल्म उसे छू तक नहीं पाएगा। लेकिन असल में ये स्पारिंग पार्टनर होता क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो स्वॉर्ड प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल होने वाला एक ह्यूमन पंचिंग बैग। श्वानजी बिना किसी लाग लपेट के उसे चेतावनी देता है, एक गलत कदम और तलवार सीधा तुम्हारे दिल के पार हो जाएगी। वो पूछता है कि क्या ज़ेन इसके लिए तैयार है।
बिना एक पल की देरी किए जियान हाँ कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि यही उसका इकलौता मौका है। यहाँ रुकने का मतलब था पक्की मौत, और वहां जाने में कम से कम जिंदा रहने की एक छोटी सी उम्मीद तो थी। शुआंजी उसे एक पर्ची थमाता है और उसे चिकन पीक पर मास्टर लिंग को ढूंढने के लिए कहता है। जैन खामोशी से वो पर्ची लेता है, झुककर गहरा सम्मान देता है और फिर रात के अंधेरे में ओझल हो जाता है। शुआंजी उसे जाते हुए देखता है और एक ठंडी आह भरते हुए उसे लक विश करता है। अगली दोपहर तक रात भर 60 मीटर का सफर तय करने के बाद जैन आखिरकार चिंग शियन पीक की तलहटी में पहुंच जाता है। वो चोटी तक पहुंचने के लिए एक लंबी चढ़ाई शुरू करता है। उसके सामने एक ग्रे और रेड रंग का कोर्टयार्ड दिखाई देता है और अंदर से तलवार टकराने की साफ आवाज आ रही है। वो दरवाजा धकेलकर अंदर कदम रखता है। वहां उसे एक कम उम्र की लड़की दिखती है जिसने बेहद आलीशान रोब चने हुए हैं और वो पूरी तरह अपनी स्वॉर्ड टेक्निक्स के अभ्यास में डूबी हुई है। ये नज़ारा वाकई देखने लायक था। दूर से भी उसकी ब्लेड से उठने वाली हवा उसके चेहरे पर चुभ रही थी। वो जल्दी से अपना परिचय एक नए सुजनन जियान के तौर पर देता है और पूछता है कि क्या मास्टर लिंग वो वहां मौजूद है। उसे डर था कि कहीं वो लड़की फिर से हमला न कर दे, इसलिए वो फौरन अपनी वो पर्ची बाहर निकालता है। वो लड़की अपनी तलवार म्यान में डालती है और उसे गौर से देखते हुए बताती है कि उसका मास्टर ही उसे यहाँ उसके साथ स्पारिंग करने के लिए लाया है। वो उसकी तरफ एक लॉन्ग सोर्ड उछालती है जो कि एक लो ग्रेड स्पिरिचुअल टूल है और जिसकी धार भी कुंद है। फिर वो सीधे तौर पर उससे पूछती है कि उसकी सोर्ड्समैनशिप असल में कितनी अच्छी है। जयान ईमानदारी से मान लेता है कि उसे तलवार चलाना बिल्कुल नहीं आता। वो लड़की तुरंत सेकंड फ्लोर की तरफ देखती है और अपने मास्टर को चिल्लाकर बुलाती है ताकि वो अपने इस नए रिक्रूट की हालत देख सकें। वो फौरन शिकायत करना शुरू कर देती है कि उसे तो तलवार पकड़ना तक नहीं आता। तभी सेको सेकंड फ्लोर से एक सफेद बालों वाले एल्डर बाहर आते हैं जिनकी ऑरा किसी महात्मा जैसी है। वो एल्डर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि वो बस उसे सिखा दे। वो लड़की चिढ़ जाती है और जियान की तरफ मुड़कर अपना परिचय देती है। मैं श्री याओ हूँ, 3rd लेवल की ची रिफाइनर। जब वो उसके बारे में पूछती है तो जियान खुलासा करता है कि वो 4th लेवल की ची रिफाइनिंग पर है। श्री याओ सन्न रह जाती है। उसे एहसास होता है कि इस लड़के का कल्टीवेशन लेवल तो खुद उससे भी ज्यादा है। शक के साथ वो उसकी उम्र पूछती है। जब वो जवाब देता है कि वो 12 साल का है तो बैल्कनी पर खड़े श्री याओ और मास्टर लिंग दोनों ही दंग रह जाते हैं। मास्टर सोचता है कि इतनी खराब स्पिरिचुअल रूट्स वाला लड़का इतनी कम उम्र में 4th लेवल पर कैसे पहुंच गया। जेयन बस ढेर सारी पिल्स इस्तेमाल करने की एक मनगढ़ंत कहानी सुना देता है। श्रियाओ थोड़ा सहम जाती है और उसे कहती है कि वो उस पर थोड़ा रहम बरते। मास्टर लिंग हंसते हैं और उसे याद दिलाते हैं कि उसका सुपीरियर टैलेंट जल्द ही इस फासले को मिटा देगा। वो उसे यकीन दिलाते हैं कि उसकी कल्टीवेशन स्पीड आगे चलकर इस लड़के से कहीं ज्यादा तेज होगी। इसके बाद श्री याओ उसे एक बेसिक टेक्निक सिखाना शुरू करती है जिसे विंड गाइडिंग सोर्ड लॉ कहा जाता है। 1 घंटे बाद उसने बड़ी मुश्किल से फॉर्म्स को याद किया था, लेकिन वो इसकी रूह को नहीं पकड़ पा रहा था। जैसा कि उम्मीद थी, श्री याओ का सब्र अब जवाब दे रहा था। उसे तेज रफ्तार और सधे हुए हाथ चाहिए थे। जब भी वो कोई गलती करता उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी विप दर्दनाक तरीके से उसकी खाल पर पड़ती। दिन खत्म होने तक वो जख्मों और नीले निशानों से भर चुका था। अगर उसका 4th लेवल वाला मजबूत शरीर ना होता तो शायद वो खड़ा भी नहीं रह पाता। उस रात वो अपने पस्त हो चुके शरीर को घसीटते हुए ठीक होने के लिए अपने कमरे में ले गया। उसे पता था कि अगर यही हाल रहा तो वो उसकी ट्रेनिंग को ज्यादा दिनों तक झेल नहीं पाएगा। वो सोचता है कि क्या नेमलेस डाउ स्क्रोल तलवारबाजी में उसकी मदद कर सकता है। एक विचार के साथ वो स्क्रोल निकालता है और पन्ने पर लिखता है विंड गाइडिंग सोर्ड लॉ। स्क्रोल से पता चलता है कि ये एक लो ग्रेड टेक्निक है जिसे पूरी तरह मास्टर करने के लिए कोल्ड स्नो सोर्ड शैडो की जरूरत है। फिर वो पन्ना बदल जाता है, एक मैनुअल सामने आता है और जैसे ही वो तलवार लिए उस आकृति को देखता है वो चित्र अचानक उसकी आंखों के सामने जिंदा हो जाता है। वो आकृति बिल्कुल सटीक तरीके से पूरी विंड गाइडिंग टेक्निक का प्रदर्शन करती है। काम पूरा होने के बाद वो परछाई एक चमकदार स्नोफ्लेक में बदल जाती है और जयन के माथे में समा जाती है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने मन के अंदर एक सिलवेट को तलवारबाजी करते हुए महसूस करता है। ऐसा लग रहा था मानो कोई उस्ताद सिर्फ उसके लिए अभ्यास कर रहा हो। उस फैंटम की ब्लेड से हड्डियों को कंपा देने वाली ठंडक निकल रही थी। हर वार और हर हरकत में एक ऐसा सोड इंटेंट था जिसे देखना वाकई खौफनाक था। ये इच्छा शक्ति की एक ऐसी ताकत थी जो किसी को भी थरथरा दे। जेन पूरी तरह से उस मंजर में डूब जाता है और उसकी तलवार की समझ आसमान छूने लगती है। अगली सुबह वो जल्दी उठता है और अपनी लॉन्ग सो थामे हुए कोर्टयार्ड में श्री याओ का इंतजार करता है। श्री याओ अपनी नींद भरी आंखें मलते हुए बाहर आती है और उसकी लगन को देखती है। उसे हैरान करते हुए जियान शांति से कहता है कि उसने इस टेक्निक पर महारत हासिल कर ली है। श्री याओ चुनौती देते हुए कहती है, अच्छा तो फिर मुझे करके दिखाओ। उसके चेहरे पर साफ अविश्वास था, लेकिन जैसे ही जियान अपनी मूठ पर पकड़ बनाता है अचानक उसके पूरे शरीर से हड्डियों को जमा देने वाली ठंड निकलने लगती है। आसपास का तापमान फौरन गिर जाता है। किसी भूत की तरह हल्के कदमों के साथ वो आगे बढ़ता है और उसकी तलवार से रोशनी के कई शानदार दायरे बनते हैं। तलवार की ब्लेड पर बर्फ की धुंध छाई हुई थी। श्री याओ सन्न रहे।
उसने महज एक रात में फ्रॉस्ट स्वॉर्ड इंटेंट हासिल कर लिया था। वो इतनी हैरान थी कि उसे बीच में ही रोकने के लिए वो सीधे सेकंड फ्लोर से नीचे कूद गई। वो बस इतना समझाता है कि उसने पूरी रात अपने दिमाग में इसका अभ्यास किया था। हार मानने को तैयार नहीं, श्री याओ अपनी तलवार उठाती है और बिजली की रफ्तार से उस पर टूट पड़ती है। जियान की आंखें तेज हो जाती हैं, वो पीछे हटता है और अपना हाथ घुमाता है। फ्रॉस्ट सोर्ड ची का एक धमाका बाहर निकलता है और उसकी ब्लेड से जोरदार तरीके से टकराता है। श्री याओ के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो हवा और बर्फ के बीच से गुजरती है और उसकी सोड़की एक जाल की तरह चारों तरफ फैल जाती है। उन वारों में से एक जियान के बाएं कंधे को छूते हुए निकल जाता है। भले ही जख्म गहरा नहीं था, पर उस बर्फीली ठंडक ने उसके हाथ को फौरन सुन्न कर दिया। वो एक गहरी सांस लेता है और अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर अपनी तलवार में झोंक देता है। वो विंड गाइडिंग टेक्निक का आखिरी फॉर्म इस्तेमाल करता है। ऊर्जा की एक विशाल सफेद लहर श्री याओ के हमले का सामना करने के लिए आगे बढ़ती है। पूरे कोर्टयार्ड में एक जोरदार धमाका गूंजता है। अपने बेहतर कल्टीवेशन लेवल के दम पर जेन का वार उसके बचाव को पूरी तरह तहस नहस कर देता है। श्री याओ के चेहरे पर गहरा सदमा था और अब बचने का वक्त निकल चुका था। वो तलवार उसकी आस्तीन को फाड़ते हुए कंधे पर एक निशान छोड़ जाती है। वो लड़खड़ाते हुए पीछे हटती है। उसकी आंखों में गुस्से और हैरानी का मिला जुला भाव था। वो जलील महसूस करते हुए फुसफुसाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोट पहुंचाने की? जैन के कंधे पर अंदरूनी चोट लगी थी, लेकिन श्री याओ की हालत उससे भी खराब थी। उसके आलीशान कपड़े उस जख्म से लाल हो रहे थे। जियान का दिल बैठ जाता है जब उसे एहसास होता है कि उसने क्या किया है, और वो हकलाते हुए कहता है कि उसने ये जानबूझकर नहीं किया। उसकी डरी हुई शक्ल देखकर श्री याओ के दिमाग में एक नया प्लान आता है। वो अचानक मुस्कुराने लगती है, अगर मेरे मास्टर को पता चला कि तुमने मुझे जख्मी किया है तो सोचो वो क्या करेंगे। जैन खामोश रहता है। उसे समझ आ जाता है कि ये खुली धमकी है। वो उसके करीब आती है और धीरे से फुसफुसाती है, मैं उन्हें न बताने का फैसला कर सकती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। सच तो ये था कि उसके पास कोई और चारा नहीं था। उसके कान के पास उसकी सांसें तो गर्म थीं, पर शब्द बर्फीले थे। अब से तुम्हें इस सोर्ड इंटेंट का इस्तेमाल करने की मनाही है, खासकर जब मास्टर आसपास हो। तुम्हें बस अनाड़ी होने का ढोंग करना होगा। वो तुरंत समझ जाता है कि उसे डर है कि कहीं उसका टैलेंट मास्टर की नज़रों में उसकी अहमियत कम न कर दे। वो उसी वक्त मान जाता है, लेकिन फिर तुरंत बाजी पलट देता है। ठीक है, लेकिन आपको भी मुझसे एक वादा करना होगा। श्री याओ की आंखें किसी छिपे हुए खंजर की तरह सिकुड़ जाती हैं। वो साफ तौर पर चिड़ी हुई थी, पर वो अपनी शर्त पूरी करता है। अब से जब भी हम स्पार करेंगे, आप भी सोर्ड इंटेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगी और मुझे और चोट नहीं पहुंचाएंगी। श्री याओ मजाक उड़ाते हुए हंसने लगती है और पूछती है कि क्या एक जवान लड़का वाकई चोट लगने से इतना डरता है। फिर भी वो आखिरकार मान जाती है। वो अपनी तलवार म्यान में डालती है और अपने घावों का इलाज करने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। जैसे ही वो अपने कपड़े उतारती है और तलवार का वो निशान देखती है, वो अपने दांत पीसने लगती है। उसकी आंखों से मानो आग बरस रही थी और वो बड़बड़ाती है कि जियान बस इंतजार करे। वो जानती थी कि वो सिर्फ कल्टीवेशन लेवल की वजह से हारी है, पर उसकी स्पिरिट रूट कहीं ज्यादा ताकतवर थी। चूंकि उसकी ट्रेनिंग की रफ्तार उससे सैकड़ों गुना तेज थी, उसने तय किया कि जैसे ही वो 4th लेवल पर पहुंचेगी, वो उसे मजा खाएगी। इसी बीच जियान भी पागलों की तरह मेहनत कर रहा था। उसकी तरक्की अब डराने वाली थी। महज 1 महीने में वो ची रिफाइनिंग के 4th लेवल के शिखर पर पहुंच चुका था और उसका बॉटलनेक अब टूटने ही वाला था। वो अब अपनी ताकत को दबा रहा था। उसे डर था कि कहीं उसका राज खुल न जाए। तभी पूरी तरह ठीक हो चुकी श्री याओ उसे बाहर बुलाती है। वो जैन को प्रैक्टिस के लिए बाहर आने का हुक्म देती है और उसे एक मिड ग्रेड सोर्ड टेक्निक सिखाने का वादा करती है। वो पूरी बारीकी के साथ उस फॉर्म का प्रदर्शन करके दिखाती है। इन चालों को समझना जैन के लिए बच्चों का खेल था। अब वो चुपके से योजना बनाता है कि घर लौटते ही वो इस टेक्निक को पूरी तरह समझने के लिए अपने नेमलेस स्क्रॉल का इस्तेमाल करेगा। वो शाम के वक्त स्क्रॉल की गहराइयों में उतरने का फैसला करता है। अपनी तनख्वाह मिलने के बाद वो आधे दिन की छुट्टी लेता है और सीधा आउटर सेक्ट ट्रेजर पेविलियन की तरफ निकल जाता है, जहां एक बदमिजाज नौकर उससे पूछता है कि उसे क्या चाहिए। जब जैन अपने कल्टीवेशन को छिपाने का कोई गुप्त तरीका मांगता है, तो वो नौकर जोर से हंसने लगता है। एक मामूली मजदूर के लिए उसकी आवाज में हिकारत भरी थी। वो मजाक उड़ाते हुए 400 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के बदले ब्रेथ कंसीलिंग आर्ट देने की पेशकश करता है। उसे पूरा यकीन था कि जियान जैसा मामूली इंसान इतनी बड़ी कीमत कभी नहीं चुका पाएगा। जियान बस एक स्टोरेज बैग की कीमत पूछता है और फिर एक लो ग्रेड बैग खरीदने के लिए अपने पॉइंट्स काउंटर पर दे मारता है। उस नौकर की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और फिर जियान अपने कमरे में लौट आता है ताकि वो आखिरकार अपनी छिपी हुई ताकत को पूरी तरह आजाद कर सके। आज का मिशन पहले से भी ज्यादा डेंजरस है। इस वीडियो पर हमें चाहिए पूरे 5 के लाइक्स। अगर आपको ये स्टोरी सच में एंटरटेन कर रही है, अगर हर एपिसोड के बाद आपका हाइप नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है, तो अभी लाइक बटन पर अटैक करो और इस टारगेट को पूरा करके दिखाओ। आपका हर एक लाइक इस सीरीज की ताकत बढ़ाता है और बताता है कि आप इस जर्नी के रियल सपोर्टर हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो पहले से ज्यादा क्रेजी और अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। एक भी एपिसोड मिस किया तो पूरी कहानी का गेम बदल जाएगा। और अब आता है आज का स्पेशल मिशन।
हर इंसान इस वीडियो को 3 बार तक हाइप कर सकता है, मतलब आपके पास पूरे 3 बाय 3 हाइप पॉइंट्स हैं। तो अभी जाकर तीनों हाइप पॉइंट्स फुल कर दो, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि अगला एपिसोड कितने बड़े लेवल पे आएगा। हर एपिसोड के पीछे घंटों की मेहनत लगती है, कहानी को इस लेवल तक लाने में पूरा टाइम और एनर्जी जाती है। अगर आपका सपोर्ट इसी तरह फुल पावर में रहा तो ये सीरीज और भी ज़्यादा इंटेंस और सिनेमैटिक होती जाएगी। लेकिन अगर रिस्पॉन्स डाउन गया तो हो सकता है आगे के एपिसोड सिर्फ मेंबर्स तक लिमिट हो जाए। तो अभी 4K लाइक्स कंप्लीट करो, 3 बाय 3 हाइप पॉइंट्स फिनिश करो, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट में लिखो मिशन कंप्लीट, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये हमारी पूरी कम्युनिटी की ताकत है।